नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी एग्जाम के लिए डे वाइज मॉड्यूल हमारा चल रहा था और ये डे 8 का वीडियो आप देखने जा रहे हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में इस समय हम ट्रेवल कर रहे थे और मौर्य डायनेस्टी को देख रहे थे। चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य एम्पायर की फाउंडेशन कैसे रखी जाती है, उसमें आचार्य चाणक्य का क्या रोल होता है और कैसे हम उस हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, ये सब हमने पिछले लेक्चर में कवर किया है। यहाँ पर हम देखेंगे अशोक के बारे में। और अशोक का जो पूरा टेन्योर है या आप कह लीजिए कि टाइम पीरियड है, वो 273 बीसी से शुरू होता है और ये चलता है 236 तक। ठीक, तो ये तो समय है, इसको आप याद रखेंगे। इतिहास में तारीखों का महत्व होता है। अब पूरी एंशिएंट हिस्ट्री में अगर देखा जाए और इनफैक्ट पूरी हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ये एक महान राजा के तौर पे जाना जाता है, मतलब एक ग्रेट एम्परर या फेमस एम्परर इसे हम कह सकते हैं। और इनका जो कोरोनेशन का समय है, कोरोनेशन से पहले इन्हें अच्छा खासा स्ट्रगल करना पड़ता है। ऐसा नहीं था कि ये राजा के बेटे थे तो इनके लिए सारी चीज़ें बिल्कुल परोसी हुई थी। राजा बिंदुसार इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। वो जानते तो थे कि ये काबिल हैं, मतलब इनके अंदर स्किल है, इनके अंदर प्रभाव है, इनका व्यक्तित्व जो है वो राजा जैसा है, लेकिन ये उदंड थे। अशोक का जो स्वभाव था ना, ये थोड़ा मतलब महत्वाकांक्षी जैसे थे। तो ऐसे में बिंदुसार को ये नहीं बल्कि जो बाकी रानियों से उत्पन्न हुए पुत्र थे वो ज़्यादा पसंद आते थे, जो विनम्र दिखाई देते थे राजा के सामने। तो बिंदुसार के द्वारा अशोक को उत्तराधिकारी नहीं घोषित किया गया था। ठीक है, यहाँ वो चंद्रगुप्त और बिंदुसार वाली कहानी नहीं है कि चंद्रगुप्त जो है वो बिंदुसार के हवाले सब कुछ करके कर्नाटक अपना चले जाते हैं। यहाँ पर अशोक को अपने भाइयों के साथ लड़ना पड़ा और कहा जाता है, कहीं कहीं ऐसा भी डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है कि अपने 99 भाइयों को काट कर अशोक ने सिंहासन का सफर तय किया था। तो चलिए फिलहाल यहाँ देखते हैं अशोकवर्धन। ये अशोकवर्धन जो नाम है ना, ये विष्णु पुराण से मिलता है। यहाँ हम नामों को देख रहे हैं, नाम और टाइटल्स। ठीक है, अशोक को सिर्फ अशोक नाम से नहीं बल्कि कई नामों से जाना गया है। यहाँ आप इनका चित्र भी देख रहे हैं जो कि काल्पनिक चित्र है। ये ऐसा नहीं है कि रियल इमेज है और वहाँ कैमरा वगैरह था। जो चित्रकार इसे बनाया है कल्पना पर आधारित करके बनाया है। पीछे आप देख रहे हैं, इसे जरा जूम कर लीजिए और ध्यान से देखिए। पीछे ऑरा बना हुआ है, जैसे देवताओं के मस्तक के पीछे होता है तेज। तो वो तेजपुंज इंसान के पीछे से नहीं निकल सकता, ये आप भी जानते हैं। तो ये पूरा महिमा मंडन है। सिंहासन पर अशोक बैठे हुए हैं, ये आप इधर करके देख लीजिए। इंग्लिश में तो हम लोग कह देते हैं थ्रोन, लेकिन यहाँ पर आप देखें कि इसे सिंहासन हिंदी में कहा जाता है। सामान्य आसन, सामान्य राजगद्दी और सिंहासन में फ़र्क होता है। इनको कॉमनली हम लोग थ्रोन समझ लेते हैं। इसमें दोनों ओर सिंह बने हुए होते हैं। सिंह जो है वो रक्षक की भांति खड़े रहते हैं कि राजा के पास आने का साहस कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सिंहासन होता है, ये एक्चुअल सिंहासन है। तो इनका पूरा महिमा मंडन इसमें किया गया है। और यहाँ जो ऊपर आप चित्र के ऊपर नाम देख पा रहे हैं वो है प्रियदर्शी सम्राट अशोक महान। तो ये है टाइटल इनकी। अब जो बाकी है उनको भी देखने की आवश्यकता है। तो देखिए, अशोकवर्धन कहा गया विष्णु पुराण में और बौद्ध शाक्य या बुद्ध शाक्य कहा गया मस्की इंस्क्रिप्शन में, जब इन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया। और इसके बाद मगधाधिराज, मगध का अधिराज यानी राजा, किंग ऑफ मगध, तो ये भब्रू इंस्क्रिप्शन में कहा गया है। और महाराज कुमार, तो ये तो थे ही महाराज कुमार, महाराज के पुत्र, तो ये पनगुड़ारिया अभिलेख जो है, मतलब जिसे बुधनी इंस्क्रिप्शन कहा जाता है, वहाँ से मिला है। पियदस्सिम अशोका, पियदस्सिम राजा, इस प्रकार के जो प्रोनाउंसिएशन है ये बराबर। अशोक नाम का उल्लेख तो एक निश्चित जगह से, लेकिन पियदस्सिम या प्रियदस्मी इस तरह के जो संबोधन है ये बराबर के केप का जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से मिले। अशोक नाम का उल्लेख कहाँ से, ये पूछा जाता है कि अशोक शब्द कहाँ से मिला है। तो ये कई जगह से मिला है। मस्की से मिला है, गुर्जरा से मिला है, नेतूर और उदयगोलन का जो मिनिएचर इंस्क्रिप्शन है वहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, अशोक नाम का उल्लेख, ये ध्यान दीजिएगा, जगह का नाम जरूर देख लीजिएगा। अशोक्स नेम वाज फर्स्ट रीड इन मस्की इंस्क्रिप्शन। सबसे पहली बार कहाँ मिला, ये तो कई जगहों से मिला, लेकिन सबसे पहली बार मस्की से मिला, वहाँ पर इसे पढ़ा गया। देवानाम प्रिय अशोक इज द मस्की इंस्क्रिप्शन एंड देवानाम प्रिय प्रियदर्शिनो अशोक राजस, ये जो है ये गुर्जरा इंस्क्रिप्शन में दिखाई दिया है। मतलब मस्की वाले में क्या लिखा हुआ है, देवानाम प्रिय अशोक, और जो गुर्जरा इंस्क्रिप्शन है उसमें थोड़ा और महिमा मंडन है। तो देवानाम प्रिय प्रियदर्शिनो मतलब देवताओं का प्रिय है, प्रियदर्शी है यानी देखने में भी अच्छा लगता है। ऐसा है अशोक राजस यानी अशोक राजा। तो ये अशोक नाम का जो जिक्र है वो यहाँ भी दिखाई देता है। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ देखिए अगला जो टाइटल है ये है देवानाम प्रियदर्शी। तो ये जो इसकी प्राप्ति है कहाँ से हुई है, इंस्क्रिप्शन जैसे कि रुमिनदेई है वहाँ से मिला है। इसके अलावा निगलीवा वाला जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से भी मिला है, रूपनाथ से, गिरनार से, और भी हैं, तमाम है।
इसके बाद प्रियदर्शी, सिर्फ प्रियदर्शी वर्ड का यूज़ कहाँ हुआ है तो ये वैराट इंस्क्रिप्शन है, जिसे कि भब्रू भी कहा जाता है। दोनों नाम है, देखिए किसी भी नाम से दे आप पहचान लीजिएगा। इसके अतिरिक्त कंधार इंस्क्रिप्शन और जो दीपवंश, ये दीपवंश, महावंश, दिव्यावदान, इस तरह के जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वहाँ से भी जानकारी मिलती है, सिंघली अनुश्रुतियों पर ये आधारित है। इसके बाद देवानाम पे ये जो 12वां और 13वां इंस्क्रिप्शन है अशोक का खुद का, उसमें उसने खुद को प्रोनाउंस किया है। देवानाम पे और प्रियदर्शी जैसे जो शब्द हैं उनका मेंशन इसके खुद के इंस्क्रिप्शन में किया गया है। और कौन से नंबर का है? 12वां और 13वां। इसको आप याद रखेंगे। इसके अलावा और भी जगह से मिलता है, जैसे कि दीपवंश और महावंश से भी हमें ये जो नाम आप देख रहे हैं ना देवानाम पे, ये इंस्क्रिप्शन दिखाई देता है, मतलब इसका जो डिटेल है वो दिखाई देता है। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ थोड़ा सा साइड में देखिए लैंग्वेज और स्क्रिप्ट दिया है, इसको देखने की आवश्यकता है। तो मोस्ट अशोकन्स इंस्क्रिप्शंस वर इन द प्राकृत लैंग्वेज। देखिए अशोक के जो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन है वो तो प्राकृत में, ज़्यादातर का मतलब यह है कि कुछ जो फुटकर हैं वो एनदर में भी है। अब यहाँ देखिए वाइल, अब कहाँ कहाँ एनदर लैंग्वेज में पाए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस थे या नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारा बॉर्डर वाला एरिया था। आप जानते ही हैं कि मौर्य एम्पायर की जो सीमाएं थी वो लंबी चौड़ी फैली हुई थी, मतलब अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला एरिया, वहाँ तक हमारे बॉर्डर थे। इतना विस्तृत भारतवर्ष था और अब सिकुड़कर कैसा हो गया है और चारों ओर से दबाव बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। फिलहाल तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हम देखें तो नॉर्थ वेस्ट और सब कॉन्टिनेंटल पार्ट में भी बहुत जगह पे फिलहाल जो बाहरी एरिया था, नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में ही क्यों थोड़ा सा डिफरेंट टाइप की लैंग्वेज मिली है, क्योंकि वहाँ विदेशी प्रभाव ज़्यादा था, तो ग्रीकों का हमला होता था या ग्रीक आते जाते थे। तो अरमाइक लिपि जो है उसमें कुछ इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ पे मोस्ट प्राकृत इंस्क्रिप्शंस वर रिटेन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखिए प्राकृत तो भाषा का नाम है, ये लैंग्वेज है, और इसकी जो स्क्रिप्ट है जिसमें कि इसे लिखा जाता है वो ब्राह्मी है। यहाँ आप देख रहे हैं ना, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में फ़र्क होता है। तो ये तो हमें ज़्यादातर प्राप्त हुआ है। बाकी ग्रीक प्रभाव से, ग्रीक और अरमाइक जो प्रभाव थे उससे प्रभावित जो खरोष्ठी टाइप की लिपियाँ हैं, स्क्रिप्ट्स हैं, वो डेवलप हुई थी, तो नॉर्थ वेस्टर्न जो प्रोविंस है वहाँ दिखाई देती है। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि द अरमाइक एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स वर यूज फॉर इंस्क्रिप्शन इन अफगानिस्तान। वही जो नॉर्थ वेस्टर्न वाला पार्ट है वहाँ पे इस तरह की डिफरेंट टाइप की जो स्क्रिप्ट और लैंग्वेजेस है वो दिखाई देती। चलिए अब वापस लौट चलते हैं। ये NCERT से उठाया गया एक डब्बा था। अब यहाँ पे एक टी कैथेलर का नाम दिया हुआ है। ये कौन है? तो पहली बार अशोक के इंस्क्रिप्शन को डिस्कवर इन्होंने ही किया था, इसलिए हम इनका नाम देख रहे हैं। और ये 1750 का समय था और इन्होंने खोजा क्या था? तो खोजा था इन्होंने, यहाँ आप समय देख सकते हैं, इनका नाम देख सकते हैं, जो दिल्ली मेरठ इंस्क्रिप्शन है उसको इन्होंने खोज निकाला था। आगे चलते हैं, अब इसे छोटा कर लेते हैं। देखिए अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है उनको पहले पढ़ने में, देखिए खोजना एक अलग बात है और उसे समझना ये दूसरी बात है। तो समझने और पढ़ने में सफलता मिली थी 1837 में। ये जो समय बहुत बाद में मिलती है, मतलब अभिलेख तो हम लोग पहले से ही प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन पढ़ बाद में पाते हैं। और पढ़ने में पहली जो कामयाबी होती है वो जेम्स प्रिंसेप को मिलती है। और ये कलकत्ता मिंट और इस तरह की और भी जो सरकारी विभाग थे, यहाँ आप एक एक करके, एशियाटिक सोसाइटी के ये सेक्रेटरी भी थे और कलकत्ता मिंट में ये ऑफिसर भी थे। और इनका एशियाटिक सोसाइटी से गहरा जुड़ाव था। जेम्स प्रिंसेप को आप देख रहे हैं, ही हैड रीड द दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन। सबसे पहले इन्होंने दिल्ली टोपरा इंस्क्रिप्शन को पढ़ा था। और जेम्स प्रिंसेप जो थे, इन्होंने पहली बार ब्राह्मी स्क्रिप्ट को प्रोनाउंस किया था, वो भी सक्सेसफुली, जबकि इससे पहले कोई नहीं कर पाया था। जेम्स प्रिंसेप जो है ये धौली और गिरनार इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बाद वाला है, इनके द्वारा ये पढ़ा हुआ नहीं है। अब इसके आप आगे देख सकते हैं 1840 का जो समय, यानी थोड़ा और बाद में 1837 का हमने देख लिया। उस समय कुछ हद तक जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन्हें पढ़ने में सफलता मिलती है और एक रास्ता खुल जाता है। ब्राह्मी स्क्रिप्ट को इन्होंने क्या किया? डिकोड कर दिया। तो जब डिकोडिंग हो गई है तो आगे का काम आसान है। तो ऐसे में नॉरिस के द्वारा जो शाहबाजगढ़ी इंस्क्रिप्शन है उसको पढ़ लिया गया। ठीक, अब 1840 का जो समय था उसमें किट्टो के द्वारा भब्रू इंस्क्रिप्शन को भी पढ़ लिया गया। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि पंडित कमलाकांत जो है वो इसमें सहायता कर रहे हैं, कुछ जो इंडियंस हैं वो भी इसमें सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर विदेशी ही हमारे इतिहास को जानने के लिए ज़्यादा उतावले रहते थे। अब यहाँ पे चापड़ के बारे में आप देख रहे हैं कि चापड़ इज द ओनली इंस्क्रिप्शन राइटर, यहाँ आप देखें, हुज नेम इज फाउंड इन ब्रह्मगिरी। ठीक है, इनका नाम जो है वो ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुआ है। ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर और सिद्धपुर इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोक जो है यहाँ से दिखता है। द फर्स्ट इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड द गिरनार वर्जन एंड द 13th इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड द शाहबाजगढ़ी वर्जन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि येलो कलर से यहाँ पेंट की गई हैं, इसे आप देख सकते हैं। द हाइएस्ट नंबर ऑफ, ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है, देखिए, द हाइएस्ट नंबर ऑफ अशोकाज राइटिंग्स वर, माफ कीजिए, हैव बीन फाउंड इन कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ज़्यादातर कहाँ से मिला है? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से मिला है। तो जगह आपको पता होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा जहाँ से मिला है तो वो कर्नाटक और आंध्र है, दक्षिण वाला एरिया। नेक्स्ट, अशोक के बारे में अगर देखा जाए तो कुछ तो मेजर इंस्क्रिप्शन है, कुछ जो है वो माइनर है। तो माइनर वाले जो है वो अतिरिक्त है, बाकी 14 मेजर इंस्क्रिप्शन है वो आप जानते ही, और 6 पिलर इंस्क्रिप्शन है, मतलब वो पिलर पर
गुदवाए गए हैं या लिखवाए गए, और जो 14 हैं वो बड़े वाले, बाकी जो है वो माइनर। ठीक, अब टोटल ऑफ 4 स्क्रिप्ट्स यहाँ आप देख रहे हैं। कौन कौन सी स्क्रिप्ट है? ब्राह्मी है, खरोष्टी है, अरमाइक है और ग्रीक है, जिसमें से कि ये दोनों विदेशी हैं और इन दोनों के प्रभाव से डेवलप हुई है खरोष्टी, ब्राह्मी अपनी देसी। हैव बीन यूज्ड इन अशोकाज इंस्क्रिप्शन, मतलब अशोक के जो इंस्क्रिप्शन है वहाँ से ये मिला है, और प्राकृत लैंग्वेज का भरपूर इस्तेमाल हुआ है, वो तो आपने पीछे ही देखा। अब देखिए, ब्राह्मी स्क्रिप्ट और प्राकृत लैंग्वेज जो है ये ज़्यादातर प्राप्त हुई है, और जो पिलर इंस्क्रिप्शन अशोक के हैं वहाँ से केवल और केवल इसी के जो स्वरूप हैं वो दिखाई देते हैं। मतलब प्राकृत लैंग्वेज ही जो पिलर इंस्क्रिप्शन है उसमें भी मिलती है, और जो केव में लिखवाया गया है अंदर उसकी जो वाल्स होती हैं वहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन दर्ज करवाए गए हैं उनमें भी ब्राह्मी वाला ही जो कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया गया है, प्राकृत लैंग्वेज यूज़ की गई। अब आगे चलते हैं। देखिए, अरमाइक, अब यहाँ पे खरोष्टी के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। खरोष्टी स्क्रिप्ट इज यूज इन शाहबाजगढ़ी एंड मानसेहरा इंस्क्रिप्शन। खरोष्टी का इस्तेमाल कहाँ पर हुआ है? तो कुछ गिने चुने स्थान है इसलिए पूछे जा सकते हैं, इसमें शाहबाजगढ़ी है और मानसेहरा है, यहाँ से प्राप्त हुई है। और द अरमाइक स्क्रिप्ट इज यूज इन लंगमान एंड तक्षशिला, जो एकदम से पश्चिमी इलाके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं शरेकुन को, तो शरेकुन इंस्क्रिप्शन जो है ये कंधार से मिला है, और इसमें ग्रीक और अरमाइक दोनों ही स्क्रिप्ट जो है वो यूज़ हुई, इसमें दोनों इस्तेमाल हुई है, ध्यान दीजिएगा। शरेकुन ये कंधार में पड़ेगा, अभी अपने देश से बाहर हो गया है, तो ग्रीक और अरमाइक दोनों जो स्क्रिप्ट हैं वो इस्तेमाल हुई। अब अशोक के बारे में कुछ और सूचनाएं ये हैं कि ये पहला इंडियन रूलर था जिसने कि लोगों से सीधे सीधे बात की, डायरेक्टली उनके साथ अपना संवाद, अपना जो कन्वर्सेशन है उसको स्थापित किया, और अपनी प्रजा से सीधे बात करना एक अच्छे राजा का लक्षण होता है। तो ये काम इसने किया और बाद में किया। मतलब आप जानते हैं कि इनका जो कोरोनेशन हुआ था उसके 8वें वर्ष में कलिंग का युद्ध होता है, और वहीं से अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, वो बुद्धिज्म की ओर चले जाते हैं। तो उसके बाद से ये काम शुरू होता है। और रॉयल ट्रेडिशन ऑफ इशूइंग इंस्क्रिप्शन इज बिलीव टू बी एसोसिएटेड विद अशोक इटसेल्फ। ये जो रॉयल ट्रेडिशन निकल गया था ना कि इसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हम इशू करेंगे और लोगों को इससे प्रोनाउंस करेंगे, लोगों को इससे एड्रेस देंगे, तो इस तरह का जो एक परंपरा आप कह सकते हैं अशोक के द्वारा ही निकाली गई थी, और वहीं से ये शुरू हो गया। फिर बाद में जो आने वाले राजा हैं वो इसी की नकल करके ऐसा काम करते थे। उन्हें लगा कि ये तो पॉपुलर होने का और एक अच्छा राजा साबित होने का बढ़िया तरीका है। अशोक वॉज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ बुद्धिज्म, इसमें कोई संदेह नहीं है, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन एंड एज मेंशन इन महावंश एंड दीपवंश। ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों जो है ना ये सिंगल द्वीप पर डेवलप हुए थे, सिंगली भाषा और सिंगली जो दंत कथाएं होती हैं उन पर आधारित थे। तो इनका जो नेफ्यू था, मतलब अशोक का नेफ्यू निग्रोध नाम था, उन्होंने इन्हें बुद्धिज्म में लाने का काम किया था। ऐसा भी दीपवंश और महावंश में मिलता है, मतलब भतीजे के द्वारा प्रभावित होकर ये बौद्ध धर्म की ओर आ गए थे। हालांकि ज़्यादातर जगहों पर आप देखते हैं कि उपगुप्त नाम के जो बौद्ध भिक्षु हैं वो इन्हें दीक्षा देते हैं। अब यहाँ एक चीज़ और है कि बुद्धिज्म रिच्ड आउट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग हिज रीजन। बुद्धिज्म, इसकी पैदाइश भारत की ही थी, पहले वो नेपाल वाला रीजन, मतलब गौतम बुद्ध का जन्म वहाँ पे हुआ था, तो पूरा भारतवर्ष का ही एरिया था, वो बड़ा क्षेत्र था। और उसके बाद गौतम बुद्ध जो प्रचार प्रसार करते हैं वो सीमित रह जाता है भारत में, लेकिन उसको आगे फैलाने का, मतलब देश विदेश तक पहुँचाने का काम ये अशोक के द्वारा किया जाता है। 8 साल तक अशोक लगातार अपना शासन करते हैं, राजा की तरह से जिंदगी बिताते हैं, और 8वें साल के बाद जब कलिंग वाला काम खत्म हो जाता है तो उसके बाद ये धर्म प्रचारक ही बन जाते हैं। राजा की हैसियत तो रहती ही है, लेकिन राजा से ज़्यादा इनका जो फोकस था वो धर्म की ओर, मतलब धर्म के प्रोपेगेशन की ओर था। तो ऐसे में ये अपने जितने भी सक्सेसर थे उनको इसी काम में लगा देते हैं, और ये सबसे बड़ी भूल रहती है। धर्म प्रचार करना अपनी जगह है, उसको ठीक है महत्व दिया, लेकिन जो कोरोनेशन हो, मतलब आप आगे सक्सेसर अपॉइंट करेंगे, कोरोनेशन उनका होगा, एक बड़ा सा किंगडम आपके साथ है, मतलब एक अखंड भारत अभी भी है मौजूद, तो उसको बना कर रखना अपने आप में खुद ही चैलेंजिंग है। और ये शांतिपूर्ण समय नहीं था, ऐसा नहीं था कि चारों ओर शांति बहाल है और संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो स्थापित हो गया है, ऐसा कुछ नहीं। चारों ओर से दुश्मन ताक लगा के बैठे हुए थे। तो ऐसे में अपने जितने भी सक्सेसर हैं, जितने भी खानदान वाले हैं, उनको प्रोपेगेशन के लिए, धर्म के प्रोपेगेशन के लिए लगा देना ये सही नहीं था। अशोक ने यही किया। जितने भी उनके लड़के बच्चे थे उन सबको भेज दिया बाहर, जैसे श्रीलंका में भेजा महेंद्र संघमित्रा, और भी इस तरह से अपने जो बेटे बेटियां थे उनको ये अलग अलग जगहों पर भेजते हैं, तो धर्म प्रचार होता है। अब इसके बाद आप आगे देखें, यहाँ वही दिया हुआ है कि महेंद्र और संघमित्रा जो है उन्हें सीलोन किसको कहा जाता है? श्रीलंका को कहा जाता है, और पुराने समय में इसका नाम सिंघल द्वीप था, तो यहाँ पर भेजा। 3rd बुद्धिस्ट असेंबली वॉज ऑर्गेनाइज एट पाटलिपुत्र ड्यूरिंग 18th रीजन ऑफ अशोका। ठीक है, 18वां साल जो था इनके शासक के तौर पे, उस समय 3rd बुद्धिस्ट असेंबली, या आप कह लीजिए कि बुद्धिस्ट काउंसिल, ये ऑर्गेनाइज हुई थी, और ये पाटलिपुत्र में हुई थी। शासनकाल अशोक का था। ठीक, आगे चलते हैं। अशोक का जो कन्वर्जन हुआ वो कैसे हुआ ये जानना आवश्यक है, मतलब किस तरीके से एक शैविज्म की ओर से मुड़कर बुद्धिज्म में चले जाते हैं। ये हिंदू धर्म, मतलब सनातन धर्म को मानने वाले थे, उसमें जो शैव मतावलंबी होते हैं उसके तौर पे शुरुआत में इन्हें देखा जाता है।
और ये पीछे भी चला आ रहा है। जैसे आप देखें, इनके जो ग्रैंडफादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो भी शुरुआत में शैव मतावलंबी थे, शिव के उपासक थे। बाद में वो जैनिज्म को फॉलो करने लगते हैं क्योंकि हिंसा से तंग आ गए थे, और विशेष रूप से उनकी पत्नी की जब डेथ हो जाती है दुर्धरा की, तो वहीं से वो विचलित हो जाते हैं, तो वो जैनिज्म की ओर चले जाते हैं। अंत में उसी के सहारे अपने प्राण त्यागते हैं। और बिंदुसार के समय में सब कुछ मिला जुला था, उदारवादी बर्ताव उसका था, लेकिन वो किसी और सेक्ट में नहीं जाता है, मतलब खुले तौर पर नहीं जाता है। बाकी अशोक के समय में तो सब कुछ खुला ही था। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इनिशियली ये जो है ये ब्राह्मण सेक्ट को फॉलो करते थे। अब देखिए यहाँ ब्राह्मण सेक्ट कुछ अलग नहीं है, ये सनातन धर्म को ही बाद में कहा जाने लगा। वजह यह है कि उस समय तक जो वर्ण सिस्टम था ना, वो बहुत ज़्यादा कठोर हो गया था, तो ब्राह्मणों का ही बोलबाला हो गया था, बाकी जो वर्ण थे वो दबा दिए गए थे, या तो क्षत्रिय ज़्यादा हावी थे, नहीं तो ब्राह्मण। तो ऐसे में पूरे धर्म को ही कह दिया गया कि ये तो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणों की ही चलती है, ठीक। तो ये नाम बदल दिया गया, लेकिन असल में ये सनातन धर्म था जो कि बिगड़ चुका था। मतलब एक खास वर्ग के हाथ में पूरी बागडोर आ गई थी और ये गलत था, बाकी जो वर्ग थे उनका शोषण शुरू हो गया था। तो ब्राह्मण सेक्ट मतलब उसमें भी ये शैविज्म को फॉलो करते थे। अब यहाँ पर ये कहा गया कि इट इज़ सेड अबाउट बिंदुसार एंड अशोक दैट दे यूज टू प्रोवाइड फूड फॉर 60,000 ब्राह्मण एवरी डे। ब्राह्मणों में इनकी गहरी आस्था थी और ये रोज 60,000 ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। अब यहाँ पर कल्हड़ के द्वारा जो डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है उसमें कहा गया है कि ये वर्शिपर थे शिव के। देखिए यहाँ प्रमाण भी मिल गया, और प्रमाण कोई ऐसा वैसा नहीं है। कल्हड़ की आप राजतरंगिणी पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि उन्होंने कितना सिस्टमेटिक तरीके से हिस्ट्री को दर्ज किया है। कश्मीर के जो राजवंश हैं, वहाँ के जो किंगडम्स हैं, उनका पूरा ब्यौरेवार तरीके से वहाँ प्रस्तुतिकरण किया है, जो कि आसान नहीं होता है। मतलब प्रमाणित है सब कुछ, उन्होंने पहले प्रमाण प्राप्त किया है तब जाकर लिखा है। तो ऐसे जो एक जेन्युइन ऑथर हैं उन पर भरोसा करना चाहिए। तो ये जेन्युइन थे और कल्हड़ इनका नाम है, और उनके हिसाब से शैविज्म का ये फॉलोअर था शुरुआती समय में। अब यहाँ पे जब कलिंग वार होता है तो मार काट देकर इनका मन पिघल जाता है और ये चले जाते हैं बुद्धिज्म की ओर। अब सिंघल जो अनुश्रुतियाँ हैं, सिंघल द्वीप पर जो प्राप्त होने वाली अनुश्रुतियाँ हैं, उसके हिसाब से बुद्धिज्म में इनका जो कन्वर्जन है वो इनके नेफ्यू ने करवाया था, जिसका नाम निग्रोध था। और ये पहले से ही, मतलब छोटी उम्र से ही बुद्धिस्ट मॉन्क बन चुका था। ऐसा तो है नहीं कि अशोक जब बुद्धिज्म को अडॉप्ट करते हैं तभी का बुद्धिज्म है, वो तो पुराना है, बुद्ध के समय का है। लेकिन निग्रोध जो है वो पहले से ही बुद्ध में आसक्त था, और जब अशोक एक बार विचलित हो जाते हैं कि मैंने गलत किया, इतने लोग मारे गए, तो वो इन्हें समझाता है कि ये वाला धर्म छोड़कर इधर वाले धर्म में आ जाइए, यहाँ सब कुछ जो है वो मारकाट से बाहर की चीज़ है, यानी अहिंसा है, ठीक है। तो अहिंसा परमो धर्म वाला जो सिद्धांत है उसको लेकर ये चले जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखते हैं आगे। तो निग्रोध के बाद जो अगली जानकारी हमें मिलती है यहाँ पर आप देखें, ठीक है। ये बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया था 7 ईयर की एज में, मतलब 7 साल का था तभी से मठ में दीक्षित हो गया था। Subsequently, under the influence of Moghli-Buttis, अशोक बिकम अ फुल फ्लेडेड बुद्धिस्ट। मतलब मोगली-बुद्धिस्ट जो है ये पहले से ही बुद्धिज्म की ओर झुके हुए थे, तो इनके प्रभाव में आके ये पूर्ण रूप से बौद्ध बन जाते हैं। तो ये सब चीज़ें। एट द सेम टाइम, अकॉर्डिंग टू दिव्यावदान एंड वेनसांग, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मर्चेंट नेम्ड बाल पंडित, और इन्हें सामुद्रिक भी कहा जाता था। तो इस प्रकार के जो मर्चेंट हैं उनके प्रभाव में आकर भी ये बुद्धिज्म की ओर झुकते हैं। और अंत में उपगुप्त नाम का एक मॉन्क रहता है जो कि इन्हें अपनी टीचिंग देता है, अपने सरमन देता है, और वहाँ से ये बुद्धिज्म में पूरी तरह से आसक्त हो जाते हैं। तारानाथ का जो डिस्क्रिप्शन है, तारानाथ के भी डिस्क्रिप्शन हमें दिखाई देते हैं, हालांकि बहुत भरोसेमंद नहीं है। तो उसमें कहा गया कि ये तांत्रिक बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। मतलब जो वज्रयान ब्रांच है ना बुद्धिज्म की, जैसे आप देखते हैं ना शुरुआत में हीनयान और महायान, ये 4th बुद्धिस्ट काउंसिल में डिवीज़न होता है। तो स्पष्ट तौर पे पहले डिवीज़न नहीं था, पहले तो बुद्धिज्म एक ही था, उसमें कोई ऐसा हीनयान महायान भी नहीं था। आप देख रहे हैं कि 3rd वाली जो बुद्धिस्ट काउंसिल है वो अशोक के समय में होती है, 4th वाली में डिवीज़न होता है, ठीक है। तो इस समय डिवीज़न वगैरह नहीं हुआ था, लेकिन वो विचारधाराएं इस धर्म में पहले से ही मौजूद थी। मतलब तंत्र मंत्र में भी लोग यकीन करते थे। तो तारानाथ का ऐसा मानना था कि ये तांत्रिक बुद्धिज्म में विश्वास करते हैं, और ये जो मैत्री देवी हैं, मैत्री देवी एक गॉडेस हैं, तो उनकी उपासना करते हैं, ऐसा कहा गया। अब यहाँ पर मेजर इंस्क्रिप्शंस जो अशोक के हैं उन्हें देखते हैं। टेबल बनी हुई है, इसमें इंस्क्रिप्शन का नंबर दिया हुआ है असल में, और सब्जेक्ट दिया हुआ है, मतलब किस चीज़ में क्या था। तो पहला वाला जो था उसमें क्या है, डिक्लेयर्ड प्रोहिबिशन ऑफ एनिमल सेक्रीफाइस। जो मौर्यों की रसोई थी उसमें रोज हिरण और मोरों का वध होता था और उनका मांस पकाया जाता था। ये पहले के समय में राज परिवारों में होता ही था, और बाद में भी होता है। जानवर ऐसे ही थोड़े खतरे में पड़े हैं। आधे तो मनोरंजन के उद्देश्य से मार दिए जाते थे, मतलब राजा का मन उबा नहीं कि शिकार खेलने निकल गए तीर कमान लेकर, और बाद में गोलियों से भी शिकार होता था, ठीक है। तो ऐसे में जानवरों का, मतलब निरीह प्राणी जो है उनका वध हो जाता था, कुछ को खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो इस तरीके से जानवर और जंगलों का विनाश इंसान नहीं किया है। फिलहाल यहाँ पर आप देखें कि अशोक जब बुद्धिज्म की ओर झुकते हैं तो वो एनिमल सेक्रीफाइस जो है उसके ऊपर पूरी तरह से प्रोहिबिशन। लेकिन देखिए पूरी तरह से यहाँ पे प्रोहिबिशन का जो दिया है ना, तो जो रसोई में मांस का इस्तेमाल हो रहा था, मतलब वध किया जा रहा था, उसमें संख्या में कमी लाई जाती है।
ये कहा जाता है कि अब इतने मारे जाते थे, अब इतने मारे जाएंगे, मतलब कम किया जाता है। इसके बाद जो सेकंड वाला है उसमें मेडिकल ट्रीटमेंट की बात की गई है। जब आप जानवरों पर दयालु हो गए हैं तो जानवरों के सुख दुख भी आपको समझने चाहिए। तो यहाँ पर वही बात है कि ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स का भी मेडिकल ट्रीटमेंट हो अगर उन्हें रिक्वायर्ड है तो, मतलब इंजर्ड है या फिर किसी डिजीज़ के शिकार हो गए हैं, कोई पेंडेमिक उन्हें धराशायी कर दिया है, तो ऐसे में उनका उपचार करके उन्हें स्वस्थ किया जाए, ये सारी व्यवस्था। और प्लांटिंग बेनिफिशियल मेडिकल हर्ब्स एंड रूट्स फ्रूट्स एंड डिगिंग ऑफ वेल्स, ठीक है, मतलब जो कुएं हैं उनकी डिगिंग करवाना। उसके अलावा जितनी भी फायदेमंद वनस्पतियां हैं, जैसे कि कोई हर्ब्स है, औषधि है, या फिर कोई मेडिकल पर्पज से इस्तेमाल किया जाने वाला ट्री ही है, तो उसका रोपण करवाना ये उद्देश्य था, ताकि ज़्यादा मात्रा में जड़ी बूटियाँ मिल सके। पहले तो आयुर्वेद ही चलता था। इसके बाद जो थर्ड वाला इंस्क्रिप्शन है उसमें क्या है, तो इसमें प्रादेशिक या प्रादेशिक नाम के जो अधिकारी थे, ये सब अमात्य होते थे, ठीक, सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी। तो प्रादेशिक और रज्जुक जैसे जो अधिकारी हैं, इसके अलावा युक्त नाम भी होता था, तो इनके बारे में कहा गया है। और कहा गया है कि इनका जो टेन्योर है भाई 5 साल का है, तो 5 साल में जो आपके कार्यकाल का 5वां वर्ष है उसमें जाकर नगर भ्रमण करिए, नगर में दौरा करिए और देखिए कि किस व्यक्ति को कौन सी समस्या है। तो इस तरीके की चीज़ें, और धम्म की डिस्क्रिप्शन इत्यादि भी मिलती है। इसके अलावा आप देखें कि लिबरल एटीट्यूड होना चाहिए उनका, ये कहा गया। और ब्राह्मण और जो श्रमण है, मतलब कुल मिलाकर जो सन्यासी लेवल के लोग हैं या साधु हैं जो कि अपना दैनिक जीवन छोड़कर किसी दीक्षा में चल रहे हैं या कोई धर्म अडॉप्ट किए हुए हैं, कुल मिलाकर सर्वधर्म समभाव की भावना है। तो यहाँ ये कहा गया कि उनके साथ नरमी का बर्ताव किया जाए। और ये जो धम्म की प्रेरणा है, ये जितने भी इनके अमात्य थे उनको दी जाती है कि भाई आप जनता के साथ लचीला व्यवहार कीजिए, मतलब स्ट्रिक्ट रूल नहीं होना चाहिए। इसके बाद जो फोर्थ वाला है उसको आप देखें तो भेरी घोष। यहाँ पर ये भेरी घोष का मतलब क्या होता है, वार ड्रम। जब वार होती है, मतलब लड़ाइयाँ छिड़ती हैं, तो बैटल में जाने से पहले जो सेना होती है उसको उत्साहित करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए जो वीर रस के गाने हैं वो गाए जाते हैं और बढ़िया ऐसे बाजे बजाए जाते हैं, ढोल नगाड़े और तुरही बजती है, जिससे कि वो अपने जोश में आ जाएं। मतलब म्यूजिक जो है प्रभाव डालता है, आप जानते ही हैं, तो सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है और वो उत्तेजना के शिकार होकर भिड़ जाते हैं। तो ऐसा जो वार ड्रम है उसकी जगह पे धम्म घोष की बात की गई, मतलब धम्म अब होगा, वार तो होगा नहीं। तो किंग अशोक के द्वारा इसको ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस ड्यूटी, मतलब इसमें पूरी तरह से अशोक ने खुद को अटैच किया और ये जो वार ड्रम है इसको यहाँ पे एक्सचेंज कर दिया गया जो धम्म घोष है उसके स्थान पे। इसके बाद आप देखिए फिफ्थ वाला, तो अपॉइंटमेंट ऑफ धम्म महामात्य। अब देखिए जब धम्म की स्थापना हो ही चुकी है, और ये ध्यान दीजिएगा कि जो बुद्ध का धम्म था उससे अशोक का धम्म भिन्न है, दोनों में डिफरेंस है। वजह यह है कि बुद्ध जो थे वो एक मॉन्क थे, मतलब सन्यासी थे। भले ही क्षत्रिय राजकुमार थे वो अलग बात है, लेकिन वो अपनी लाइफ को पीछे छोड़ आए थे, राजपाट छोड़ दिया था। अशोक जो है वो राजप्रासाद में रहते हुए सन्यासी बनने की कोशिश किए, तो ऐसे में राजधर्म तो ये छोड़ नहीं सकते। अब ऐसा तो है नहीं कि कहें कि हम अखंड भारत से अब इस्तीफा दे रहे हैं और हम जा रहे हैं जंगल में, वहीं पर अपना धर्म प्रचार करेंगे, ये काम उन्होंने नहीं किया। तो वो राजा बने रहकर ये काम कर रहे थे, तो राजा वाला फर्ज भी उनको निभाना था, तो इसीलिए इनका जो धम्म था उसमें राजनीति भी ज़्यादा थी। फिलहाल अब देखें आप फिफ्थ वाले को, तो धम्म महामात्य की नियुक्ति हुई और स्पेशल कैडर ये ऑफिशियल्स का होता था। अब इनका काम क्या था, तो जैसा नाम है वैसा काम है, धम्म महामात्य है, तो भाई ये धम्म के प्रचार का, धम्म के प्रोपेगेशन का काम किंगडम में किया करेंगे। इसके बाद सिक्स्थ वाला जो इंस्क्रिप्शन है उसमें किस चीज़ का ब्यौरा है, तो मंत्री परिषद एंड ऑफिसर्स लाइक पुलुशनी एंड प्रतिवेदक। ये प्रतिवेदक जो होते थे ना, ये रिपोर्टर होते थे, असल में समाचार संवाददाता आप इन्हें कह सकते हैं। तो ये सिक्स्थ वाला जो इंस्क्रिप्शन है इसमें इनकी नियुक्ति का ब्यौरा प्राप्त होता है। सेवेंथ वाले में क्या है, रिलीजियस टॉलरेंस की बात की गई है, मतलब आप एक खास रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों को काट कर मार डालेंगे, ऐसा नहीं। आप बाकी के साथ भी टॉलरेंस के साथ पेश आएंगे और जितने भी सेक्ट हैं, और उसके साथ साथ वेलफेयर, जो पब्लिक वेलफेयर है उस पर ध्यान देंगे। सिर्फ अपने किंगडम के लिए नहीं, बल्कि जो नाइबरिंग किंगडम है उनके साथ भी अच्छे बर्ताव बनाकर रखेंगे। जैसे कि नाइबर किंगडम्स में आप देख रहे हैं भारतवर्ष की सीमाएं उस समय बहुत ज़्यादा फैल गई थी, मतलब जो मौर्य साम्राज्य की सीमाएं थी उसकी बात हो रही है। लेकिन दक्षिण में कुछ ऐसे भी किंगडम थे जो कि अभी भी फ्री थे, मतलब स्वतंत्र थे, उसमें चोल, पांडे और इस तरह के अनदर भी हैं, तो उनके साथ अच्छा संबंध बना के रखा जाए। इसके साथ साथ नॉर्थ वेस्टर्न वाला जो रीजन है वहाँ से जो हमारे पड़ोसी हैं उनके साथ अच्छा बर्ताव, और ये जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि रिलीजियस टॉलरेंस जो है वो सबके साथ होनी चाहिए और हमारा सद्भाव सबके साथ होना चाहिए, ताकि बाहर से हमला ना हो। इसके बाद एट्थ वाला जो है उसमें रॉयल प्लीजर टूर जो होता था, यानी विहार यात्रा। जब राजा का मन ऊब जाता था तो वो अपना भ्रमण के लिए निकल जाता था, परिवार के साथ मनोरंजन करता था, फिर फ्रेश होकर वापस लौट आता था। तो अब उसके स्थान पर तीर्थ यात्रा का प्रावधान कर दिया गया, धम्म यात्रा उसको कहा जाता था। और अशोक भी खुद जो संबोधि और बोध गया वाला क्षेत्र है, मतलब बिहार तक, वहाँ तक जाते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। नाइन्थ वाले में क्या है, तो नाइन्थ वाले में ये क्रिटिसाइज किया गया है। अब किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया गया है, तो यूजलेसनेस ऑफ वेरियस सेरेमनीज इंस्टेड लेस स्ट्रेस ऑन धम्म एंड मोरल कंडक्ट। ठीक, तो जो फालतू के कर्मकांड है उनको धिक्कारा गया है।
10th वाले में राजा ने ये डिज़ायर की है कि अब उसे कोई फेम या ग्लोरी की आवश्यकता नहीं है। राजा को ग्लोरी की बड़ी भूख होती है और अशोक को भी थी। मतलब इतने ज़्यादा एम्बिशियस आदमी को अगर ग्लोरी नहीं चाहिए होगी तो फिर क्या चाहिए होगा। तो अशोक के अंदर भी ये भूख थी, लेकिन अब वो भूख शांत हो गई है, ऐसा इन्होंने कहा। 11th वाले में देखिए क्या है, तो इसमें कहा गया कि मतलब अनाउंसमेंट की गई कि गिफ्ट ऑफ धम्म बीइंग द बेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल गिफ्ट्स एंड द पॉलिसी ऑफ धम्म इज द बेस्ट पॉलिसी टू फॉलो। धम्म का उपहार ही सर्वोत्तम उपहार है और जो पॉलिसी है उसमें सबसे सर्वोत्तम धम्म की पॉलिसी है। धम्म इंक्लूडेड गिविंग रिस्पेक्ट टू एल्डर एंड गुड बिहेवियर टुवर्ड्स है। मतलब कहने का तात्पर्य है ना कि देखिए धम्म में सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पूजा पाठ और अपने धर्म को ही लेकर चल रहे हैं, इसमें सामाजिक शिष्टाचार जो एक सोशल डिसिप्लिन होता है, जिसमें कि हमारा फर्ज होता है कि जो हमारे एल्डर हैं, जो एजेड लोग हैं, उनको सम्मान दिया जाए, उनका यथासंभव सहयोग किया जाए, तो वो सब चीज़ें भी शामिल थी। इसके बाद 12th वाला जो है, इसमें मेंशन ऑफ स्त्री महामात्य, यहाँ आप देख रहे हैं, ठीक है। स्त्री महामात्य ये असल में वुमेन्स होती थी, वुमेन इंचार्ज होती थी और ये भी पब्लिक वेलफेयर का काम करती थी, धम्म के प्रोपेगेशन का काम करती थी, तो महिलाओं को भी इससे जोड़ा, ये अच्छी बात है। एंड अपील फॉर नॉट ओनली टॉलरेंस अमंग सेक्ट बट आल्सो फॉर पीपल टू हॉनर एंड अंडरस्टैंड द धर्म टू माफ कीजिए धर्म ऑफ अदर्स, ठीक है। मतलब धम्म का प्रचार अशोक ने ऐसे नहीं किया कि जबरदस्ती किसी के साथ की, कम से कम जो लेख है वहाँ से तो ये नहीं दिखाई देता है। अब मजे की बात यह है कि राजा का जो लेख है भाई राजा ही लिखवाया है, तो वो अपने ही फेवर में लिखवाएगा, ये भी एक पक्ष हो सकता है। लेकिन कुल मिलाकर जो जानकारियां हमें मिलती हैं उससे ये मालूम होता है कि अशोक ने जबरदस्ती किसी के ऊपर धम्म नहीं थोपा। जो स्वीकार करना चाहता है वो आए, नहीं स्वीकार कर रहा है तो वो जहाँ पर है उसके साथ उसी कंडीशन में अच्छा बर्ताव किया जाए। इसके साथ साथ उसने महिलाओं को भी प्रायोरिटी दी। अब यहाँ पे 13th वाले में कलिंग वार का उल्लेख है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। 261 BC की बात हो रही है, इस समय लड़ा गया था कलिंग युद्ध और यह अशोक के जीवन का पहला और आखिरी युद्ध था, पहला युद्ध था। इससे पहले अशोक ने कोई ऐसा युद्ध नहीं लड़ा था। छिटपुट जो रिविलियंस हुए थे उनको दबाने का काम किया, वो ठीक है, लेकिन इस लेवल का युद्ध नहीं लड़ा था उसने, और बाद में तो नौबत ही नहीं आई। और कलिंग क्यों चाहिए था अशोक को, ये भी एक यहाँ पे रीज़न होना चाहिए। तो ये हाथियों का एक प्रसिद्ध एरिया होता था, मतलब एलिफेंट्स यहाँ प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे। और इनफैक्ट आप देखें कि गंगा यमुना का जो प्लेन वाला पोर्शन है, मतलब मगध और इधर यूपी का जो पूरा इलाका है, यहाँ भी हाथियों की अच्छी खासी तादाद, पहले एशियन एलिफेंट्स पाए जाते थे। घने जंगल होते थे, डीप फॉरेस्ट में रहते ही हैं। लेकिन धीरे धीरे करके चंद्रगुप्त के ही समय से जंगलों को उजाड़ा जाने लगा, लकड़ी का भरपूर इस्तेमाल हुआ, बल्कि ये कहिए कि मिसयूज हुआ। तो ऐसे में जब जंगल उजड़े तो हाथी भी वहाँ से, और हाथियों की बड़ी पूछ हुआ करती थी उस समय, क्योंकि ये कुचलने का काम बहुत परफेक्टली करते हैं, तो सेना में इनको डाला जाता था। और सेना में जब हाथी जाएंगे तो फिर मरेंगे भी, ये भी तय बात है। तो ऐसे में उस एरिया से हाथी खत्म हो गए थे और इन्हें चाहिए थे अपनी सेना के लिए हाथी, जो कि कलिंग वाले एरिया में भरपूर मात्रा में दिख रहे थे, ठीक है। तो वहाँ पर ये अपना रुक करते हैं और वहाँ पे हमला करते हैं, फिर युद्ध होता है। इसके अलावा वो एक कोस्टल एरिया था, ठीक है, तोसली उसकी कैपिटल थी, कोस्टल एरिया था। तो कोस्ट वाले एरिया पर कब्जा करना ये हर राजा का सपना होता है, ताकि वो अपने बॉर्डर को सिक्योर कर सके। तो इसलिए भी अशोक ने वहाँ हमला किया था और उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है। आपको क्या लगता है कि कलिंग विजय के बाद इनका हृदय परिवर्तन हो गया तो इन्होंने कलिंग को छोड़ दिया? नहीं, उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया, वो 5वां प्रोविंस बन गया, ठीक है। तो ये 13th वाला जो है, इसमें कलिंग वार का उल्लेख प्राप्त होता है और ये लड़ा गया था 9th ईयर आफ्टर द अशोक्स कोरोनेशन, 9th 8th। इसमें थोड़ा सा यहाँ डिस्प्यूट है कि 8वें वर्ष में लड़ा गया था कि 9वें वर्ष में, लेकिन ज़्यादातर जो बुक्स हैं उसमें 9th दिखाई देता है। फिलहाल जो NCERT का डाटा है उस पर आप बिलीव करिए, तो इसमें कोरोनेशन का जो समय था उससे ये लंबे समय बाद लड़ा गया, उतने समय तक। और इसके बाद अशोक का जो पूरा एटीट्यूड है वो चेंज हो जाता है। ये वर्शिपर था शिव का और एकदम से ये बुद्ध की ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ पर दिग्विजय नाम की जो चीज़ होती है, दिग्विजय का मतलब क्या होता है? दिशाओं को जीतना, जितनी भी डायरेक्शन है उनको अपने पावर, अपने कंट्रोल में लेना। और हर राजा का ये सपना होता है कि चारों दिशाओं में उसकी जय जयकार हो, सब लोग उसके आगे सिर झुकाएं, तो इसीलिए दिग्विजय होती है। तो इस चीज़ के स्थान पे अशोक ने क्या किया? धम्म विजय का उल्लेख किया। धम्म विजय का मतलब यह है कि अपने धर्म को सबसे मनवाना, यही धर्म विजय है, सीधा मतलब इसका है। अब मनवाने के लिए कौन से तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे ये तो समय ही जानता है। अब यहाँ आप देखिए कि द स्वॉर्ड रिप्लेस्ड बाय धम्म, जो तलवार का रूल था, मिलिट्री रूल था, उसकी जगह पे धम्म रूल अप्लाई किया गया। और वार ड्रम यानी भेरी घोष जो है उसके स्थान पे धम्म घोष, तो आपने पीछे देख ही लिया है। कुल मिलाकर जो 13th इंस्क्रिप्शन है उसमें कलिंग वार का हमें जिक्र मिलता है, बस इतना इसमें इंपॉर्टेंट। 14th वाला लास्ट देखते हैं। इसमें अशोक के द्वारा, अशोक ने कहा है, अशोक इंस्पायर्ड द पब्लिक टू लीड अ रिलीजियस लाइफ। लोगों से इसने कहा है कि भाई आप धार्मिक जीवन जिए, मारकाट और लड़ाई झगड़ा छोड़कर धर्म पर आधारित जीवन जिए, आप इसमें प्रसन्न रहेंगे। और पर्पज ऑफ रॉक एडिक्ट्स वाज डिस्क्राइब, मतलब जितने भी रॉक एडिक्ट्स उसने खुदवाई हैं या गुदवाई हैं उनका यहाँ पे पर्पस दिया हुआ है कि किस उद्देश्य से उनको बनवाया गया है। तो यहाँ तक हमने इस टेबल को कंप्लीट किया है। अब यहाँ पे अशोक के इंस्क्रिप्शंस के नाम दिए हैं और साथ में उनके एक्सप्लोरर का नाम दिया है और ईयर दिया है कि कब उसे खोजा गया था। तो सबसे पहले ये बराबर और नागार्जुन केव,
ठीक, यहाँ पर जो इंस्क्रिप्शन मिले हैं गुफा की दीवारों पर इन्हें लिखा गया है, तो इसको हैरिंगटन ने खोजा था। हैरिंगटन नाम के इंग्लिश व्यक्ति थे, ये 1785 में इसे डिस्कवर किया था, एक्सप्लोर किया था कहना ज़्यादा सही रहेगा। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ये पिलर पर लिखा गया है इसलिए इसका नाम है पिलर इंस्क्रिप्शन। ये बर्ट के द्वारा खोजा गया था और 1834 का टाइम पीरियड था। इसके बाद भब्रू को आपने सुना था, तो भब्रू को कैप्टन बर्ट नहीं खोजा था, सेम यहाँ पर्सन थे, 1840 का टाइम था। इसके बाद रामपुरवा आप देख रहे हैं, कार्लाइल के द्वारा इसको खोजा गया था 1872 में। रूपनाथ इंस्क्रिप्शन को खोजने वाले कॉलोनियल एलिस थे और ये 1872 समय था, यानी पीछे की बात है। माफ कीजिए 3 इंस्क्रिप्शन ऑफ मैसूर, 3 यहाँ से प्राप्त हुए, 1 2 नहीं बल्कि 3। राइस के द्वारा इसको खोजा गया था 1891 में। निगलीवा वाला जो इंस्क्रिप्शन है वो असल में पिलर वाला है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसमें कौन सा पिलर का है। तो निगलीवा का जो पिलर इंस्क्रिप्शन है वो फ्यूरर के द्वारा खोजा गया था 1895 में। और नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे रुमिनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन, ये भी फ्यूरर के द्वारा खोजा गया था। तो जो सेम पर्सन्स के द्वारा खोजे गए हैं उनको आप एक साथ याद कर सकते हैं। और ये ठीक अगले साल यानी 1896 में खोजा गया था। सारनाथ वाला खोजने वाले, मतलब सारनाथ में जो प्राप्त हुआ है इंस्क्रिप्शन, उसको खोजने वाले ऑरेलिस्टाइन थे, 1905 का समय था। और मस्की वाला जो था उसको खोजने वाले, मस्की इंस्क्रिप्शन आपने देखा ना, अशोक नाम का जिक्र पहले वहीं पर मिलता है, बाकी जगहों पर बाद में। तो इसको खोजने वाले वेडेन थे और 1915 का ये समय था। इसके बाद यरगुडी है, इसको खोजने वाले अड़ू घोष थे और ये समय था 1916-17 का। तो ये हमने यहाँ पे एक टेबल को कंप्लीट किया है। अब अशोक का जो 13th इंस्क्रिप्शन है उसमें कुछ रूलर्स का मेंशन किया गया है, कुछ विदेशी रूलर्स हैं, मतलब उनकी कंट्री आप जान सकते हैं और उनकी आइडेंटिटी जान सकते हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शन में जिस नाम से उनका उल्लेख किया गया है असल नाम उनका वो नहीं था। तो यहाँ पर मेल मिलाना पड़ता है कि कौन सा किसके नाम के साथ मैच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एंटियोक को एंटियोक या अंतियोक कहा जाता था। ये सीरिया का रूलर था और इसे एंटियोकस सेकंड के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया। इसके बाद तुरमय या तुलमय जो वर्ड था ये 13th इंस्क्रिप्शन में यूज़ किया गया। ये इजिप्ट का रूलर था और इसको टॉलमी सेकंड फिलाडेल्फस कहा जाता था, तो इसका ये नाम यहाँ से मिला। अच्छा, इसके बाद एतिकिन या एतिकिन जो शब्द है ये मैसिडोनिया के रूलर एंटीगोनस गोनाटस के नाम से पहचाना गया है, मतलब ये रूलर थे। इसके बाद आप देख रहे हैं मग या मक्का भी कहा जाता था। तो मग जो प्रोनाउंसिएशन है एक रूलर के लिए है और ये इजिप्ट का था, मतलब माफ कीजिए ये सीरिया का रूलर था, ठीक है, सीरिया का राजा था और इनका नाम मेगस था। इसके बाद आप नीचे देख रहे हैं अलिक सुंदर, तो अलिक सुंदर को आप मिला लीजिए अलेक्जेंडर से, तो ये सिकंदर के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सिरीन आप देख रहे हैं, फिलहाल अलेक्जेंडर मैसिडोनिया का था मूल रूप से। विश्व विजय का इसका भी सपना था और दुनिया बहुत बड़ी है, जब ये निकलता है तो इसको ये मालूम होता है। अब इसके बाद अशोक की जो अचीवमेंट्स हैं उनको देख लेते हैं और अचीवमेंट उसके इंस्क्रिप्शन पर ही बेस है। तो इन्होंने कलिंग को कॉन्क्वेयर किया था अपने 8वें वर्ष में कोरोनेशन के, कहीं कहीं 9वां मिलता है लेकिन विशेष रूप से ये 8वां ही है, मतलब स्थिर तौर पे 8वां है, ठीक है। तो 8वें वाले जो वर्ष था, मतलब राज्याभिषेक का कोरोनेशन का जो 8वां वर्ष था, वहाँ पे इन्होंने कलिंग को जीता था। 13वें इंस्क्रिप्शन में ये मिलता है। और ट्रेवल टू संबोधि, ये जो धम्म यात्रा या बोध यात्रा है, ये बोध गया के लिए होती है, ये 10वें साल में होती है और इसको धम्म यात्रा का जिक्र किया गया था। और इसका जो जिक्र है यहाँ आप देख रहे हैं ना, 10वां साल जो राज्याभिषेक का था उस समय अशोक यहाँ जाते हैं बिहार में, और धम्म यात्रा का जो जिक्र है वो मिलता है 8वें वाले इंस्क्रिप्शन में। यहाँ से ये दिखाया गया है कि अब जो बिहार यात्रा थी उसको बंद कर दिया जाएगा और उसके स्थान पे धम्म यात्रा होगी। यहाँ पर धम्म लिपि और इस तरह की चीज़ें, ये 12th ईयर जो इंस्क्रिप्शन नंबर 4 है और इंस्क्रिप्शन नंबर 6 है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। गेव टू केव, ये कैविटेशन की बात हो रही है। तो आजीवक सेक्ट को भी इन्होंने गुफाएं गिफ्ट की थी, मतलब बनवा कर दी थी कि अंदर आप रह सकते हैं, अपना निवास बना सकते हैं। तो वो बराबर की पहाड़ी है और नागार्जुन की पहाड़ी वाली जो गुफा आप सुनते हैं ना, तो आजीवक सेक्ट को ही दी गई थी। अब यहाँ पे रज्जुक और प्रादेशिक जैसे युक्त जैसे जो एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनको एडमिनिस्ट्रेटिव टूर पर जाने की सलाह दी गई थी कि अपना जो टेन्योर है उसके 5th ईयर में यानी लास्ट ईयर में आप ट्रेवल करिए और देखिए कि जनता को किस चीज़ की कमी है। तो ये इंस्क्रिप्शन नंबर 3 में यानी 3rd में मिलता है। इसके बाद धम्म महामाती की नियुक्ति का जो ब्यौरा है ये 13th ईयर में दिखाई देता है और 5th इंस्क्रिप्शन में से दिया गया है। 14th ईयर ऑफ रीजन ही गॉट कनक मुनि स्तूप, यहाँ आप देख रहे हैं इलार्ज निगलीवा इंस्क्रिप्शन, इसका जिक्र हमें यहाँ से मिलता है। प्रूफ भी साथ में दिया हुआ है कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। डोनेटेड द 3rd केव टू आजीवक इन 19th ईयर, केव इंस्क्रिप्शन से ये हमें दिखाई देता है, मतलब आजीवकों को इन्होंने केव गिफ्ट की थी, तो वो तो पीछे ही आपने देखा। इन 20th ईयर ऑफ हिज रीजन ही विजिटेड लुम्बिनी विलेज। लुम्बिनी जो है ये रुमिनदेई इंस्क्रिप्शन से ये जानकारी मिलती है कि लुम्बिनी जहाँ गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस है वहाँ पे इन्होंने ट्रेवल किया था। वर्शिप कनक मुनि स्तूप, निगलीवा लेक एंड एस्टैब्लिश्ड अ पिलर हियर। यहाँ पे क्या किया इन्होंने, एक पिलर भी स्टैब्लिश करवाया और निगलीवा स्तूप जो है उसको विजिट किया था। इसके बाद और भी है गॉड फर्स्ट 6 पिलर इंस्क्रिप्शन बिल्ट विच वर रिलेटेड टू रूल ऑफ, यहाँ आप देख धर्मानुशासन इन 26th ईयर, मतलब जो 26th ईयर था इसके कोरोनेशन का, वहाँ पे धर्मानुशासन का जिक्र में मिलता है।
और जुडिशियल अथॉरिटी जो थी वो रज्जुकों के पास थी, और प्रोहिबिटेड एनिमल सेक्रीफाइस, इसका भी हमें जिक्र मिलता है, मतलब एनिमल सेक्रीफाइस को पूरी तरह से प्रोहिबिटेड कर दिया गया था। ड्राफ्टेड ऑफ पिलर इंस्क्रिप्शन रिलेटेड टू सुपरविजन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ धम्म इन 27th ईयर ऑफ हिज रीजन। तो इस प्रकार से अशोक का जो पूरा शासनकाल है उसमें जगह जगह जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं, उन्हें हमने देखा। अब यहाँ पर माइनर रॉक एडिक्ट्स प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अशोक्स पर्सनल लाइफ। तो यहाँ पे माइनर रॉक एडिक्ट है और लोकेशन दी हुई है साथ में। ये टेबल जो बनी है ना, इसमें कॉलम है, तो 4 कॉलम बने हुए हैं, आप देख पा रहे हैं। अब इसमें इधर वाला जो है ये माइनर रॉक एडिक्ट की जगह का नाम है, मतलब नाम के तौर पे दिया हुआ है, और जगह एग्जैक्टली जो लोकेशन है वो इधर दी। रूपनाथ वाली जो है ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, मध्य प्रदेश का, वहां से मिला है। ये सब माइनर है, ध्यान दीजिएगा। गुर्जरा वाला ये दतिया डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, ये भी एमपी में ही है। सहसाराम ये बिहार में है, जानते ही आप, शाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद भबरू या बैराट जो है, बैराट यानी विराट क्षेत्र, तो राजस्थान जयपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा। मस्की जो है ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट है, कर्नाटक का, यहाँ से अशोक नाम का उल्लेख हमें मिला था। ब्रह्मगिरी वाला जो है ये चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आप देख रहे हैं गोविंद मठ, तो ये आपका कोब्बल है, मैसूर का, और नीचे आप पालकी गुंटू को देख रहे हैं, ये कर्नाटक से प्राप्त हुआ है। इसके बाद आप यहाँ पे राजुल मंदगिरी को देख रहे हैं, ये कुरनूल डिस्ट्रिक्ट है, आंध्र प्रदेश का। अहरौरा को आप देखें, ये मिर्जापुर है, यूपी का, यहाँ आपने देखा, ठीक। इसके बाद सोरोमारो या सारोमारो इसको कहा जाता है, तो ये शहडोल में पड़ता है। मतलब ये जो माइनर इंस्क्रिप्शन प्राप्त हुआ है ये शहडोल डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त हुआ है, यानी एमपी से प्राप्त हुआ है। नेतूर वाला आपका ये मैसूर से मिला ही है। आगे चलते हैं, पोस्ट मौर्यन पीरियड को देख लेते हैं। तो लास्ट मौर्य किंग जो था वो बृहद्रथ था, और वैसे अगर देखा जाए कि लास्ट मौर्य किंग जो था वो कौन था, तो अशोक को आप कह सकते हैं। अशोक अंतिम मौर्य राजा था। उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी थे वो तो धर्म प्रचारक थे, वो धर्म का ही प्रचार करने में व्यस्त रह गए, और इससे हुआ ये कि साम्राज्य धीरे धीरे करके बिखरने लगा, क्योंकि एक सूत्र में बांध के रखने का काम ये मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन या मौर्य एम्पायर को राजा ही करता था। वो शक्ति का केंद्र था, और राजा अगर ढीला पड़ जाए, धर्म एक अपनी चीज़ है, मतलब वो अच्छी बात है कि आप अहिंसा वाला जीवन जी रहे हैं और प्रोपेगेशन कर रहे हैं, लोगों को शांति और सद्भाव सिखा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परिस्थितियों के हिसाब से भी काम करना चाहिए। जब आपकी सीमाएं सुरक्षित नहीं है, शत्रु बाहर से आपको घात लगा के इंतजार कर रहा है, तो ऐसे में शस्त्र धारण करना भी एक धर्म है, ठीक है। तो यहाँ पर बाद वाले जो इसके सक्सेसर थे वो काम के नहीं रह जाते हैं। वजह यह है कि उनको वैसा लालन पालन मिलता नहीं है। उन्हें ये सिखाया जाता है कि धर्म का प्रोपेगेशन करना ही तुम्हारा पहला और आखिरी उद्देश्य है। तो होता यह है कि सब कमज़ोर पड़ते हैं, और इनकी आर्मी जो कि पहले से ही काफ़ी मजबूत थी, आपने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय से ही कितनी पावरफुल आर्मी थी, और उससे पहले नंदों की भी। तो इसमें जो कमांडर होते थे वो काफ़ी ताकतवर आदमी होते थे, हैसियत के आदमी होते थे। तो एक कमांडर था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। जब ये देखता है कि बृहद्रथ अब किसी काम के नहीं रह गए हैं, तो एक बार जब वो सलामी ले रहे थे सैनिकों की, उसी समय इन्हें मार डालता है। मतलब आर्मी की परेड हो रही थी, सैनिकों को इकट्ठा किया गया था, राजा उन्हें विजिट कर रहे थे बृहद्रथ, और उसी समय पुष्यमित्र शुंग सबके सामने इन्हें मार डालता है। जब मार देता है तो वहाँ पर रिबिलियन नहीं होता है, क्योंकि सब उसी के फेवर में पहले से ही थे, और इस प्रकार से ये नया राजा बन जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग ये नया राजा बनता है, और यहाँ से मौर्य एम्पायर खत्म हो जाता है, और शुंग डायनेस्टी जो है वो शुरू हो जाती है। और यहाँ तक आते आते साम्राज्य सिकुड़ता गया था। आपने देखा कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान तक, और इधर कलिंग और नीचे साउथ का जो पूरा पोर्शन है, वहाँ तक दबदबा था मौर्य एम्पायर का। वो सिकुड़ते सिकुड़ते एक जो मैदानी इलाका है वहीं तक रह गया बाद में। तो जो बचा कुचा एरिया था उसको कंजर्व करने के उद्देश्य से पुष्यमित्र शुंग अपने साम्राज्य की स्थापना करता है, और ये मर्डर किया था उसने बृहद्रथ का 187 BCE में बाई हिज ओन कमांडर इन चीफ पुष्यमित्र शुंग। वही बात है जो आपको बताई, मतलब ये इंस्पेक्टिंग कर रहा था ट्रूप की, उसी समय इसका मर्डर हो जाता है। तो ये हमने देखा मगध में अगले रूलर जो है वो शुंग बन जाते हैं। अब शुंग डायनेस्टी की स्टार्टिंग वहीं से होती है 185 BCE से, और इन्होंने भी पाटलिपुत्र को ही कैपिटल बनाया, जो कि पहले से ही केंद्र थी। देवभूति इस डायनेस्टी का अंतिम रूलर था। यहाँ भी वही समस्या थी, पुष्यमित्र शुंग के बाद उसका बेटा अग्निमित्र, वहां तक जो रूलर है वो काम के रहते हैं, बाद वाले उतने योग्य नहीं रह जाते हैं। तो खींचतान तक पहले भी रहती है, और यहाँ फिर जो कण्व है वो कब्जा कर लेते हैं। फिलहाल द शुंग्स आर कॉन्सिडर्ड ब्राह्मण इन देयर कास्ट ओरिजिन, एंड दे आर रेफर्ड टू इन बोथ बुद्धिस्ट एंड ब्राह्मणियन टेक्स्ट सच एज हर्षचरित एंड बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, यहाँ पर जो किताबें हैं जिनसे कि इनका जिक्र प्राप्त होता है उसमें हर्षचरित का नाम आता है, इसके अलावा बृहदारण्यक उपनिषद है, वहाँ से ये जानकारियाँ मिलती हैं। अब यहाँ पर आप देखें पाणिनि के अष्टाध्यायी और कालिदास का जो मालविकाग्निमित्रम है, इसके अलावा दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है वहाँ से भी जानकारी मिलती है, और तारानाथ का जो अपना अकाउंट है वहाँ से हमें सूचनाएं मिलती हैं। तारानाथ बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, आप जानते ही हैं। तो इन सभी से हमें शुंगों के बारे में, मतलब विशेष रूप से पुष्यमित्र शुंग के बारे में जानकारी मिलती है। और कुल मिलाकर 10 शुंग राजा हुए हैं, और इनका जो पूरा टेन्योर था वो 112 साल का था। 112 साल ही शासन कर पाते हैं। सबसे पहले को हम देखते हैं पुष्यमित्र शुंग, जो कि वास्तव में पुरुषार्थी था। इसे सेनानी या सेनापति कहा जाता था, जो कि इसकी असली हैसियत थी, मतलब वहीं पर वो पोस्टेड था, बाद में राजा बनता है। ये पॉपुलर टाइटल थी पुष्यमित्र की। फॉर्मली द कमांडर इन चीफ ऑफ मौर्यन आर्मी, ही परफॉर्म टू अश्वमेध सेक्रीफाइस।
अश्वमेध यज्ञ इसने करवाए थे, वो भी एक नहीं दो। अश्वमेध यज्ञ पहले जो राजत्व का सिद्धांत था उसके हिसाब से होते थे। कुल मिलाकर राजा अपना प्राइड दिखाता था लोगों को, अपना गौरव दिखाता था। और अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है उसमें अयोध्या स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है वो किंग धंग का है, तो उसमें ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने इस प्रकार के यज्ञ करवाए थे। अब यहाँ पे आप देखें एक ड्रामा, और ये ड्रामा महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है मालविकाग्निमित्र। इसमें अग्निमित्र ये पुष्यमित्र का पुत्र था, अग्निमित्र शुंग इसका नाम था, और ये पुष्यमित्र का बेटा था, और मालविका इसकी प्रेमिका का नाम था। तो ये जो ड्रामा है इसमें ये दिखाई देता है कि किस प्रकार से यज्ञसेन नाम के राजा के साथ पुष्यमित्र का झगड़ा चल रहा था। और यज्ञसेन कौन था? ये विदर्भ का रूलर था, जो कि ईस्टर्न महाराष्ट्र वाले रीजन को कहा जाता है, विदर्भ क्षेत्र। एंड द विक्ट्री ऑफ द शुंगास ओवर देम, और शुंगों ने इस पर विजय प्राप्त की थी। पुष्यमित्र शुंग डिफीटेड द बैक्ट्रियन ग्रीक किंग डेमेट्रियस। देखिए पुष्यमित्र शुंग जो है उसको हमें थोड़ा सा थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि उसने जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहरी लुटेरों से हमें बचाया था, वैसे ही पुष्यमित्र शुंग ने भी तत्काल हथियार उठाकर सक्रिय फैसला लिया था, नहीं तो हम लोग बैक्ट्रिया के या ग्रीक किंगों के फिर से चपेट में आ गए होते। ठीक है, इसने उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर खदेड़ा, यानी भारत को उनके कब्जे से बचाया। ठीक है, अब यहाँ पे पतंजलि जो कि नोटेबल ग्रामेरियन है, और इन्होंने महाभाष्य नाम का एक ग्रामर मतलब ग्रामेरियन टेक्स्ट लिखा है, तो उसमें इन्होंने कहा है कि पुष्यमित्र शुंग जो है वो एक महान शासक था, और कहा जाता है कि ये उसके पुरोहित थे, उसके पृष्ठ थे। अब यहाँ पे दिव्यावदान का अगर हम लिंक देखते हैं, हमने देखा ना कि दिव्यावदान में भी और तारानाथ का जो अपना ब्यौरा है उसमें भी ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो दिव्यावदान में कुछ अच्छी बातें पुष्यमित्र के बारे में नहीं लिखी गई है। उसमें कहा गया है कि इन्होंने क्रुएली बुद्धिस्ट जो है उनको सप्रेस करने का काम किया, दबाने का काम किया, और बहुत सारे जो बुद्धिज्म से जुड़े हुए लोग थे उन्हें मरवा डाला, और जो स्थान है उन्हें तबाह करवा दिया। तो ये बातें यहाँ से दिखाई देती हैं। अब इतनी नफरत बुद्धिज्म के प्रति पुष्यमित्र के दिमाग में क्यों थी? अगर इस बात को हम सही मान लेते हैं तो वो वजह ये नहीं थी कि धर्म दूसरा है या फिर आप धर्म क्यों बदल रहे हैं, ये बात नहीं थी। बात ये थी कि उसने इतने बड़े साम्राज्य को क्रमशः टूटते देखा था, मतलब बिखरते देखा था, और ये एक तरह से देखा जाए तो अनुयायी था चंद्रगुप्त मौर्य का, और जो पीछे का रूल था उसका। और इसका ऐसा मानना था कि बुद्धिज्म को फॉलो करने की वजह से ही धीरे धीरे करके मौर्य एम्पायर जो है वो टूटता गया, तो इसीलिए क्रूरता बरतता है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। सबसे पहले इस डायनेस्टी के रूलर को हमने देखा। अब उसके बाद जो लास्ट वाला है देवभूति, जहाँ से कि शुंगों का अंत हो जाता है और कण्व आ जाते हैं, तो उसको देख लेते हैं। देवभूति वाज द लास्ट रूलर ऑफ शुंग डायनेस्टी अकॉर्डिंग टू द हर्षचरित जो टेक्स्ट है, वहाँ से ये मतलब पूरी जानकारी मिलती है कि ही वॉज किल्ड बाई ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कण्व। ठीक है, वासुदेव कण्व नाम के जो व्यक्ति थे ये इनके ब्राह्मण मंत्री थे। अब यहाँ पे वर्ण का उल्लेख इसलिए किया गया है क्योंकि उस समय वर्ण व्यवस्था बहुत ज़्यादा जटिल और प्रबल थी, तो इनके द्वारा इसको मार डाला जाता है और वहाँ से कण्व डायनेस्टी की नींव रखी जाती है। इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया और रिमिनेंट ऑफ शुंग एम्पायर वॉज रिप्लेस्ड बाई सातवाहन। अब यहाँ होता यह है कि जो सेंट्रल इंडिया था वहीं तक जो कण्व है वो सीमित रह जाते हैं, बाकी शुंग जो फैलाए हुए थे साम्राज्य को वो धीरे धीरे सिकुड़ता रहा, और दक्षिण वाला जो एरिया है वहाँ से भृत्यवंशीय जो सातवाहन है वो कब्जा कर लेते हैं। फिलहाल कण्व डायनेस्टी को अगर देखें तो इसमें जो रूलर्स हुए हैं कुल मिलाकर 4 ही हुए हैं, वसुदेव, इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे भूमिमित्र, नारायण और सुशर्मा का नाम आता है, सुशर्मा लास्ट था, और कुल मिलाकर 45 ईयर तक ये रूल करते हैं। पुराणों के हिसाब से कण्ववंशी रूलर जो है वो खुद को शुंग भृत्य कहते हैं, मतलब शुंगों का नौकर कहते हैं, मतलब उसमें ऐसा कहा गया है, और ये खुद भी ऐसा स्वीकार करते थे कि शुंगों के ये दास थे। अब यहाँ आप देखिए, वसुदेव वाज द फाउंडर ऑफ कण्व डायनेस्टी, सपोज टू बी डिसेंडेंट ऑफ ऋषि कण्व एंड रूल फ्रॉम पाटलिपुत्र। अब ये अपने आप को कण्व ऋषि का डिसेंडेंट बताते थे कि हम उनके वंशज हैं, और इसीलिए हम कण्व टाइटल को यूज़ करते हैं। सुशर्मा जो था वो लास्ट रूलर था किंग कण्व डायनेस्टी का, और उसके बाद सातवाहन जो है वो पूरी तरह से कब्जा कर लेते हैं। तो ये एरिया बिखर जाता है, मतलब धीरे धीरे करके वो जो एम्पायर है वो सिकुड़ते सिकुड़ते एकदम से सीमित क्षेत्र में आ जाता है, और अंत में बाहरी ताकतें इस पर कब्जा करना शुरू कर देती हैं। तो ये हमने यहाँ तक देखा। अब यहाँ आप देखेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट को, उसमें रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट और राइज ऑफ रेडिकल नेशनलिज्म जो था उसको देखेंगे। मतलब उग्र राष्ट्रवाद यहाँ तक आते आते सक्रिय हो गया था। आपने देखा कि बंगाल का जब विभाजन होता है 1905 में, तो उसके बाद जो मॉडरेट लेवल के क्रांतिकारी थे, आप कह लीजिए कि राजनीतिज्ञ थे, उनका बोलबाला खत्म हो जाता है, उनकी बात टिक नहीं पाती है। उनका ऐसा दावा था कि हम ऐसे ही शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे और अंग्रेज मान जाएंगे, बंगाल का विभाजन वहीं पर रद्द हो जाएगा, पार्टीशन होता है। तो वहाँ से लोग गुस्सा हो जाते हैं और जो एकदम से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं उनके फेवर में चले जाते हैं। तो यहाँ आप देखें कई सारे ऑर्गेनाइजेशन मूवमेंट जो है वो डेवलप होते हैं, और इनकी एडमिनिस्ट्रेशन, इनका जो फाउंडेशन है वो सब हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दिया हुआ है मित्र मेला, जो कि पुणे में स्थापित किया गया था 1899 में सावरकर ब्रदर्स के द्वारा। और 1904 में होता क्या है, पुरानी स्थापना है, लेकिन बाद में मित्र मेला जो है ये अभिनव भारत में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में इसी का नाम हो जाता है अभिनव भारत। और कब होता है? 1904 में।
तो ये तो आपका बंगाल के पार्टीशन से पहले का है, दक्कन वाला एरिया। इसके बाद आप अनुशीलन समिति को देखेंगे जो कि कलकत्ता और ढाका मतलब पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल दोनों इस्टेब्लिश की जाती है, मतलब दोनों जगहों पर होती है। इसमें जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं और इसके फाउंडर भी हैं उसमें बारिंद्र कुमार घोष हैं, जतीन्द्र नाथ बनर्जी हैं, प्रमोद नाथ मित्रा हैं और पुलिंदास हैं। ये सारे लोग जो हैं ये फाउंडर। अब यहाँ अभिनव भारत सभा को आप देखें तो पुराना नाम इसका मित्र मेला है, यहाँ आप देख ही चुके हैं 1904 में ये कन्वर्ट होती है। अच्छा, सावरकर ब्रदर कौन कौन से थे? तो गणेश दामोदर सावरकर थे और विनायक दामोदर सावरकर थे। दामोदर इनके पिता का नाम था, ठीक है। गणेश इनके बड़े भाई का नाम था और विनायक छोटे भाई का नाम था। अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, अब देखिए सिर्फ महाराष्ट्र तक ये सीमित नहीं था। ब्रांचेज ऑफ अभिनव भारत नीचे देखें आप वर आल्सो एस्टैब्लिश इन कर्नाटक एंड मध्य प्रदेश, आसपास के इलाकों को भी ये छोड़े नहीं थे। और द राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ वाज फाउंडेड, यहाँ आप देख रहे हैं, फाउंडेड ऑन 27 सितंबर 1925 बाई केशव बलिराम हेडगेवार। इट्स हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन नागपुर, महाराष्ट्र। और कहना नहीं होगा कि ये वाली जो संस्था है मतलब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो कि अभी भी चल रहा है, हेडगेवार भले ही इसके फाउंडर हो लेकिन इसकी विचारधारा वो अभिनव भारत से ही आई हुई है, वहीं से ये प्रेरित है। आगे बढ़ते हैं, नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर था। अब इसके बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन दोनों को देखने की आवश्यकता है। तो पुराना इसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और इसकी इस्टेब्लिशमेंट की गई थी 1924 में, कानपुर में हुई थी। रामप्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी और सचिंद्र नाथ सान्याल ये इसके इस्टेब्लिशमेंट करने वाले व्यक्ति थे, यानी इसके फाउंडर थे। बाद में क्या होता है कि काकोरी कांड होता है और अंग्रेज सबको अरेस्ट करना शुरू करते हैं, बहुत से लोगों को सूली पर चढ़वा देते हैं, तरह तरह से मरवा डालते हैं। कुल मिलाकर ये तितर बितर हो जाता है, जितने भी क्रांतिकारी थे वो खो जाते हैं। बचते हैं सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद जो पुराने मेंबर थे इसके शुरुआत से ही, और उनको ये बड़ा उनके सामने धर्म संकट रहता है कि वो आंदोलन को आगे बढ़ाना तो चाहते हैं और खुद उनके अंदर हिम्मत की कोई कमी नहीं रहती, वो जान हथेली पर लेकर चलते हैं, लेकिन उन्हें साथियों की आवश्यकता होती है क्योंकि इस तरह का कोई भी संगठन या इस तरह का कोई भी आंदोलन जो है वो बिना सहयोग के नहीं चल सकता। तो उन्हें अपने ही जैसे जोशीले नौजवान चाहिए थे और ऐसे में इन्हें मिल जाते हैं भगत सिंह और उनके साथी, पंजाबी जो जोशीले लड़के थे जो कि पहले से ही काफ़ी गुस्से में थे, और वो आके इनसे मिल जाते हैं। तो ये जो पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या आप आर्मी भी कह सकते हैं, ये इसमें सोशलिस्ट वर्ड आके इंक्लूड हो जाता है। भगत सिंह की सलाह पे आज़ाद जी ने इसके नाम में थोड़ा सा परिवर्तन किया और इसमें सोशलिज्म यानी सोशलिस्ट वर्ड जो है वो जोड़ दिया। समाजवादी विचारधारा ये भगत सिंह की थी और उसको इससे जोड़ा गया। तो उसके बाद ये और उग्र हो जाती है कुल मिलाकर और बन जाती है HSRA और ये फैसला लिया जाता है फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली का था वहाँ पे। अब इसके बाद 1913 में चलते हैं। गदर पार्टी ये सैन फ्रांसिस्को देश से बाहर स्थापित होती है। लाला हरदयाल इसके मेन सरगना थे, उसके अलावा सोहन सिंह भाकना का भी इसमें अच्छा खासा रोल था। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग को आप देखें जापान में स्टैब्लिश हुआ था। रास बिहारी बोस ये इसके स्थापना करता थे, जो भारतीय सैनिक थे जो कि ब्रिटेन की आर्मी में भर्ती हुए थे। और आप जानते ही हैं कि ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों की ओर था और जो धुरी राष्ट्र थे उसमें जर्मनी और जापान विशेष रूप से थे। तो भारत के सैनिक चूंकि मित्र राष्ट्रों की सेना की ओर से लड़ रहे थे, ब्रिटेन की सेना की ओर से लड़ रहे थे, तो जापान उन्हें अरेस्ट कर लेता है, युद्धबंदी बना लेता है। और वही जो युद्धबंदी सैनिक थे उनको इकट्ठा करके, चूंकि उन्हें जंगलों में ऐसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उन्हें इकट्ठा करके और जापान से सपोर्ट लेकर ये आर्मी डेवलप की जाती है। बाद में यही आज़ाद हिंद फौज का एक नया चेहरा बन जाती है। तो चलिए आगे चलते हैं। 1942 का ये समय था और आप समझ रहे हैं कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट का जमाना है। आगे बढ़े, यहाँ देखिए आप हिंदू धर्म संघ को, तो चापेकर ब्रदर जो है दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण चापेकर वो इसको इस्टेब्लिश करते हैं। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्य बांधव समाज को इस्टेब्लिश किया जाता है, वो यहाँ पर है। 1904 में अगर हम चलें तो यहाँ आप देखें भारत माता समिति और इसको स्थापित करने वाले JM चटर्जी थे। इसके अलावा नीलकंठ ब्रह्मचारी थे और वांची अय्यर थे, ठीक है, इनका नाम जो है वो वांची अय्यर है। तो ये 3 जने हैं, इनको आप याद रखेंगे, एक तो JM चटर्जी हैं, दूसरे नीलकंठ जी हैं और तीसरे वाले वांची जी। 1902 में देखें तो यहाँ पर आप देखें ये भीकाजी मूवमेंट कहा जाता है। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा के द्वारा इसको चलाया गया था। इन्होंने नेशनल फ्लैग को पहली बार डिज़ाइन किया था। आगे बढ़ते हैं और स्टुटगार्ट में उसको बाकायदा रिप्रेजेंट भी किया था। इसके बाद आत्म उन्नति समिति को आप देख रहे हैं, विपिन बिहारी गांगुली के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था। हिंद एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ये सोहन सिंह भाकना के द्वारा चलाई जाती है। आपने इनका नाम पीछे भी देखा है गदर वाले रिस्पेक्ट में। इसके बाद बंगाल वॉलंटियर्स, ये हेमचंद्र घोष और लीला नाग के सौजन्य से चल रहा था। नाम आपको अनिवार्य रूप से मालूम होना चाहिए। श्री संघ को चलाने वाले अनिल राय थे। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी ये मास्टर सूर्य सेन के द्वारा चलाई जाती थी और ये भी काफ़ी उग्र और हिंसक थी। एक समय ऐसा आया कि जो चटगांव आर्मरी रेड थी उसमें इन्होंने पूरा शस्त्रागार पे धावा बोल के सारे कनेक्शन वहाँ से बाहर ही काट दिए और उस पर कब्जा कर लिया। बाद में अंग्रेज इतने ज़्यादा इनसे नाराज़ हो जाते हैं, बड़े ही जुझारू क्रांतिकारी थे, बाकी लोग तो भाग जाते हैं लेकिन सूर्यसेन पकड़े जाते हैं।
अब इनके साथ बहुत क्रूरता होती है। इनसे सच उगलवाने के लिए, साथियों का नाम निकलवाने के लिए इनके पैर के और हाथ के नाखून इनके होशो हवास में उखाड़ दिए जाते हैं। कितना दर्द हुआ होगा। उसके बाद सारे दांत तोड़ दिए जाते हैं, शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दी जाती है, तब जाकर इन्हें मारा जाता है। मतलब मरने से पहले इतनी यातना इन्होंने भोगी थी। तो इस तरह के जीवट क्रांतिकारी थे। आज़ादी के रंग में आज देश रंगा है और हर घर पे झंडा फहराने का जो कॉम्पिटिशन है वो चल रहा है, लेकिन असली कीमत ये लोग जानेंगे, हम लोग नहीं जान सकते। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें अनुशीलन समिति, ये मिदनापुर की है, 1902 का समय है, ज्ञानेंद्र नाथ बोस के द्वारा इसको चलाया गया। इसमें जितने भी नाम आप देख रहे हैं वो सब खून से सने हुए नाम हैं। मतलब अपने एक्सट्रीमिज्म की कीमत इन्हें चुकानी पड़ी थी। अंग्रेज ऐसे तो मानते नहीं थे, वो बलपूर्वक दमन करने में विश्वास करते थे। तो किसी को टुकड़ों में काट कर बोरे में भरवा के फेंकवा देते थे, किसी के हाथ के और पैर के नाखून उखड़वा लेते थे, किसी को भूखा रखते थे, नाक से खाना देने की कोशिश करते थे, उल्टा लटका के मारते थे। तो इस तरीके के नाम दिखाई देते हैं। अब इसके बाद आप भारत माता सोसाइटी को देख रहे हैं, नीचे वाला, ये अंबा प्रसाद और अजीत सिंह के द्वारा उनके सौजन्य से चल रही थी। 1907 का टाइम है। पंजाब इसका रीजन है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। और लाहौर में चलता है भारत नौजवान सभा को। ठीक है, भारत नौजवान सभा, इसको इस्टेब्लिश करने वाले सरदार भगत सिंह थे और इसमें यशपाल और छबीला दास भी इनके साथ थे। छबील दास इन्हें कहा जाता था। ये तीनों ही इसके फाउंडर हैं, आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। ठीक है, 1926 का समय। इसके बाद आप देखें, और यहीं से इनकी पॉपुलरिटी बढ़ती है। तो आज़ाद जी को भनक लगती है कि ऐसे युवक जो है हमारे देश में हैं, तो उन्हें हमारे साथ होना चाहिए। भगत सिंह मान जाते हैं। इसके बाद आप व्यायाम मंडल को देख रहे हैं, ये पुणे वाला है और 1896-97 वाला समय था। व्यायाम मंडल को इस्टेब्लिश करने वाले चापेकर ब्रदर थे और चापेकर ब्रदर्स के नाम आप जानिए। देखिए, दामोदर हरि चापेकर हैं, बालकृष्ण हरि चापेकर हैं और वासुदेव हरि चापेकर हैं। चापेकर इनका सरनेम है, हरि इनके पिता का नाम है और इनका जो मूल नाम है वो दामोदर, बालकृष्ण और वासुदेव है। इसके बाद आप देख रहे हैं स्वदेश बांधव समिति, 12 साल इसका एरिया था, 1905 में स्टैब्लिश हुई थी और अश्वनी कुमार दत्त इसको संचालित कर रहे थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आपने पीछे देख ही लिया है, 27 सितंबर 1925 ये हेडगेवार के द्वारा स्थापित किया गया था। हेडक्वार्टर इसका नागपुर में। आइए जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पे फिजिक्स वाला एरिया चल रहा था। अभी फिजिक्स वाले में हमने पिछले वाले लेक्चर में भी कवर किया है। तो देखिए, फिजिक्स में अगर हम देखें तो नेचुरल साइंस का जो बेसिक डिसिप्लिन है वो यहीं से आता है। मतलब फिजिक्स में क्या चीज़ें हैं, दो ही मूल बातें हैं, एक तो एनर्जी है, दूसरी मैटर। मैटर और एनर्जी को मिलाने से ही सारी चीज़ें बनती हैं। मैटर का जब आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, एनर्जी उसके साथ जुड़ती है, तो नई नई चीज़ें बनती हैं, चाहे वो लिविंग चीज़ हो या फिर नॉन लिविंग। अब यहाँ ये कहा गया कि विच आल्सो इंक्लूड अदर डिसिप्लिन्स लाइक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो आप ये कह सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो बेसिक साइंस है, मतलब नेचुरल साइंस वही है। क्योंकि अगर आपके पास मैटर नहीं है, अगर आपके पास एनर्जी नहीं है, तो ना तो कोई चीज़ बनेगी और ना ही कोई एलिमेंट जनरेट हो पाएगा। तो ऐसे में क्या, फिर कुछ नहीं रह जाएगा। तो केमिस्ट्री भी इसी से निकली है और जब केमिस्ट्री निकली तो उसके आपस में कॉम्बिनेशन से बायोलॉजी निकली हुई है। तो सब एक सीक्वेंस में जुड़ा हुआ है। पहले एनर्जी मैटर आया जो कि पहले से था इस पूरे स्पेस में, और उसका जब कॉम्बिनेशन स्टार्ट हुआ तो बने एलिमेंट्स, और एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन होने लगे तो जीवन की उत्पत्ति हुई। ये आप ऐसे भी जानते हैं। हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, उनको बनाने में कुछ निर्जीव पदार्थों का योगदान है, जिसमें कि आप नाइट्रोजन या इस तरह के प्रोटीन बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको देखते हैं। ठीक है, तो वो सब क्या है, वो जिंदा चीज़ें थोड़ी ही हैं। तो इस तरह के जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो हमारी सहायता करते हैं, और ये सब क्या है, बेसिकली एलिमेंट्स हैं। और ये एलिमेंट केमिस्ट्री की देन है, और केमिस्ट्री कहाँ से निकली है, फिजिक्स से निकली है। तो सब आपस में इंटरलिंक है, जैसा कि आपको बताया। अब यहाँ अगर आप देखें तो फिजिक्स में जो बेसिक चीज़ हमें पढ़नी होती है, यूनिट और मेजरमेंट से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है कि संस्कृत लैंग्वेज जो हमारी है, देव भाषा, उसमें एक वर्ड यूज़ किया जाता है भौतिकी, जिसे कि हम बाद में कहने लगे भौतिक विज्ञान। तो या तो आप भौतिक विज्ञान कहिए और नहीं तो भौतिकी कहिए। मतलब जितनी भी भौतिक चीज़ें जो कि हमें दिखाई दे रही हैं या कम से कम उन्हें हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम इसके अंदर पढ़ते हैं, इस विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। और फिजिकल वर्ल्ड कुल मिलाकर इसमें हमें चारों ओर दिखाई देता है। अब यहाँ पे जो डिफिनीशन है इस पूरे शाखा की, उससे जानना इतना आवश्यक नहीं है, क्योंकि एग्जाम में वो सब नहीं पूछा जाएगा। ये तो माहौल बनाने के लिए बताया जा रहा था। असली बात यह है कि यहाँ जो नेचुरल फिनोमिना है और उसका मैनिफेस्टेशन है, उसे हमें देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूनिट्स और मेजरमेंट को। सबसे पहले आप देखिए यूनिट को, उसके बाद तभी तो उसका मेजरमेंट करेंगे। जब यूनिट ही नहीं रहेगी तो हम मेजर किसको करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान दीजिएगा, मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व कंपैरिजन विथ सर्टेन बेसिक आर्बिट्रेरली चूजन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस। ध्यान से एक एक शब्द को आप देखें, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड कार्ड यूनिट। मतलब यहाँ जो स्टैंडर्ड तय किए गए हैं वो कैसे हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हैं, मतलब दुनिया ने उसको स्वीकार किया है। तो उन मानकों के साथ हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करते हैं तो हमें जो उसका मान है वो प्राप्त होता है, और उसी के सहारे हम मीज़र करते हैं। अब यहाँ द रिजल्ट ऑफ अ मीजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस बाय अ नंबर। जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मीज़र करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट या रिजल्ट हमें प्राप्त होता है वो क्या है, कुछ नंबर प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपने मान लीजिए किसी चीज़ को तौला,
उसका वजन नापने के उद्देश्य से। वहाँ आप क्या कर रहे हैं, वेट मेजर कर रहे हैं। मान लीजिए आपने खुद को तौला और आप 40 किलो के निकले, तो जो संख्या हमें प्राप्त होती है वही क्या है, उसका मेजरमेंट है। तो 40 उसका मेजरमेंट है, और जो पीछे केजी चिपका हुआ है वो असल में उसकी यूनिट है। तो यूनिट के बारे में हम आगे देखेंगे। अब यहाँ ये कहा गया कि अकम्पनीड बाई अ यूनिट, जो कि एक यूनिट के द्वारा उसको कंपनी दी जाती है, उसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेजरमेंट क्या है, 40 है, और उसकी जो यूनिट है वो केजी है। अब जो इकाई रहेगी या जो क्वांटिटी रहेगी उसके हिसाब से उसकी यूनिट रहेगी। अब दो प्रकार की यूनिट्स होती हैं, एक तो फंडामेंटल होती है जो कि पहले से ही है, उसको कोई हिला नहीं सकता, और बाकी जो है वो इन्हीं के लड़के बच्चे होते हैं जिनको कि हम डेराइव यूनिट कहते हैं। तो फंडामेंटल यूनिट है क्या, वही जानना मूल है, और बाकी तो जो है वो इसी से निकलेंगी तो आप निकाल लेंगे। देखिए जो यूनिट है फंडामेंटल, वो बेसिक क्वांटिटीज़ पर आधारित होती है, और ये बेस यूनिट्स मतलब बेसिक क्वांटिटीज़ पर आधारित है तो बेस यूनिट कहलाती है। इनको उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये पहले से ही तय है कि इतनी है। द यूनिट ऑफ ऑल अदर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट, और बाकी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको इन्हीं की सहायता से, मतलब ये जो फंडामेंटल्स हैं इन्हीं की सहायता से जनरेट किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। तो बाकी इसी से संबंधित है, और जो मूल रूप से हैं वो 7 हैं, और इन्हें एक दूसरे से उत्पन्न नहीं किया जा सकता, ये एक दूसरे से पूरी तरह से फ्री है। अब इसमें कौन कौन सी है, तो मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। मीटर जो है वो लंबाई को नापता है, मतलब लेंथ को मीजर करता है। वेट को मीजर करने के लिए किलोग्राम है, असल में ये मास को मीजर करने के लिए किलोग्राम है, और वेट को भी हम लोग इससे नापते हैं, लेकिन वेट और मास में डिफरेंस होता है, उसे हम आगे कवर करेंगे। सेकंड जो है वो समय को नापता है, तो आप देखते हैं कि हर सिस्टम में सेकंड ही यूज़ होता है। एम्पियर ये आपके करंट को नापता है, और केल्विन जो है वो टेम्परेचर को नापता है। कैंडेला जो है वो जो ल्यूमिनेसेंस है उसको नापता है, और मोल क्या है, ये जो सबस्टेंस का अमाउंट होता है उसको मीजर करने का काम करता है। ज़्यादातर केमिस्ट्री में, जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है, उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके बाद डेराइव यूनिट्स जो है उसमें क्या है, तो आप जान ही गए हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज़ जो कि कॉम्बिनेशन से बनती है, मतलब बेसिक यूनिट्स जो हैं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, उनके कॉम्बिनेशन से इनका जन्म होता है, तो इनको हम कहते हैं डेराइव। जैसा नाम है वैसा काम है। अब इनमें आप देखें कि यूनिट ऑफ एरिया है, या फिर वॉल्यूम है, डेंसिटी है, स्पीड, पावर, वर्क, फोर्स, एनर्जी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, और जितनी भी हैं, मतलब 7 को छोड़कर बाकी सब वो क्या है, डेराइव हैं। ठीक है, जैसे आप देखें यूनिट ऑफ एरिया, आप एरिया को आप कैसे निकालते हैं, आमतौर पे लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ये है कि किस बॉडी का या किस शेप का आप एरिया निकाल रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जनरली अगर देखा जाए एक चौकोर आकृति के लिए तो लंबाई गुणे चौड़ाई। अब ऐसे में लंबाई जो है वो एक लेंथ है ही है, मतलब खुद लंबाई है, चौड़ाई क्या है वो भी एक लेंथ है। तो आप क्या कर रहे हैं, 2 बार लंबाइयों का आपस में गुणा कर रहे हैं, मतलब बेसिक यूनिट तो यहाँ जो बेसिक क्वांटिटी है वो यूज़ हो रही है लेंथ। वैसे ही आपका वॉल्यूम है, वहाँ भी जो 3 चीज़ हैं, मतलब लेंथ, हाइट और ब्रेड्थ, तो उसमें क्या है, वो तीनों लंबाइयाँ हैं। डेंसिटी में भी आप जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें बेसिक क्वांटिटीज़ या बेसिक जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं वो यूज़ होती हैं। अब इसके बाद 2 प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। ये डिवीज़न कैसे किया गया, डायरेक्शन वाइज और नॉन डायरेक्शन वाइज। तो इसमें स्केलर क्वांटिटी होती है और वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये सब चीज़ें आप जानते हैं, आपने बेसिक जो साइंस की बुक है उसमें पढ़ा होगा। देखिए स्केलर क्वांटिटी जो है इसमें सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड चाहिए होता है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता है तो भी आप इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप सिंगल नंबर और प्रॉपर यूनिट यूज़ करते हैं तो अलग बात है। यहाँ देखिए फिजिकल क्वांटिटी जिसमें कि मैग्नीट्यूड ही रिक्वायर्ड होता है, डायरेक्शन नहीं चाहिए होता है, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, वही घिसी हुई परिभाषा है। और इसमें कौन कौन सी क्वांटिटीज़ आती हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, रिकॉग्नाइज करिए। तो लेंथ, डेंसिटी, वॉल्यूम, एरिया, वर्क, डिस्टेंस, मास, स्पीड, टाइम, पावर, एनर्जी, प्रेशर, इलेक्ट्रिक करंट और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसके अलावा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और भी तमाम है। तो ये सब क्या है, स्केलर है। इनको आपको अगर रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्शन नहीं चाहिए होगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, तो इसमें आपको दोनों चाहिए होता है। जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो ऊपर एक ऐसे एरो का सिंबल लगाते हैं जिससे मालूम होता है कि ये वेक्टर है, ठीक है। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स आप पढ़ते हैं ना मैथमेटिक्स में, 12th लेवल की जो मैथमेटिक्स होती है उसमें ये दोनों चीज़ें होती हैं, स्थिति विज्ञान और गति विज्ञान। तो स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में ये भरपूर मात्रा में इस्तेमाल होता है। फिलहाल ये जो क्वांटिटीज़ होती हैं इसमें दोनों चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड भी चाहिए होता है और डायरेक्शन भी चाहिए होती है। और ये ट्रायंगल लॉ और एडिशन और इक्विवेलेंटली जो पैरेललोग्राम का रूल होता है उन सबको फॉलो करती। ये त्रिकोण और पैरेललोग्राम के जो रूल हैं ये आपको मैथमेटिक्स में दिखाई देंगे। फिलहाल नाम जानना भी इसमें काफ़ी है। तो वेक्टर क्वांटिटीज़ का जो मुख्य लक्षण है वो ये होता है कि मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और डायरेक्शन चाहिए होती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, इन सबको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे आप एक जनरल लेंथ या फिर डिस्टेंस ले रहे हैं
तो उसमें आपको दिशा बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप अपने घर से निकले और अपने एग्जाम सेंटर तक गए, आपने 10 किलोमीटर का फासला तय किया, फिर आप उतनी ही दूरी एग्जाम आपने वहाँ पे कंप्लीट किया अपना, और वहाँ से फिर सेम जो रास्ता आपका है उससे आप उतनी ही दूरी तय करके घर लौट आए, तो आपने कितनी दूरी तय की, मतलब टोटल डिस्टेंस आपने कितना ट्रेवल किया, तो 10 जाते हुए 10 आते हुए यानी जोड़कर 20 हो गया। लेकिन अभी डिस्प्लेसमेंट पूछे तो डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, तो इसमें आप जिस डायरेक्शन में गए थे उसी डायरेक्शन में वापस रिवर्स हो गए, यानी एक पॉजिटिव आपको वैल्यू प्राप्त होगी और दूसरी जो है वो नेगेटिव प्राप्त होगी। जब दोनों को आप एक दूसरे के साथ रखेंगे, उसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो 0 आएगा। यानी आप 10 किलोमीटर गए और 10 किलोमीटर वापस उसी रास्ते पर लौट आए, तो आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्शन इसमें कंपलसरी होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, एक्सेलरेशन भी इसी तरह की क्वांटिटी है, और देखें आप फोर्स भी इसी तरह का है, मोमेंटम में भी चाहिए होता है, वेलोसिटी में भी चाहिए होता है। ठीक है, वेलोसिटी भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी, माफ कीजिए वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें आपको डायरेक्शन चाहिए होती है। लीनियर मोमेंटम जो है उसमें भी चाहिए होता है और एंगुलर मोमेंटम में भी चाहिए होता है, टॉर्क में चाहिए ही आपको। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक, यहाँ तक हमने इसे कवर किया है। अब यहाँ से हिंदी शुरू होती है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में हम लोग पीछे से देखते आ रहे हैं, यहाँ भी कुछ देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इंद्रियों को वश में कर ले वो इंद्रिय निग्रहवान है, जो अपनी इच्छा के अनुसार सारे काम करे वो इच्छाचारी या स्वेच्छाचारी होता है, और गाँव में लोग उसको मनबड़ कहते हैं। इतिहास जानने वाला इतिहासविद होता है, इतिहास विज्ञ होता है और इतिहासकार भी होता है। तीनों ही शब्द उसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। वर्षा ऋतु में आसमान में जो धनुष दिखाई देता है, धनुष क्या मतलब एक अर्धचंद्राकार आकृति दिखाई देती है, जिसको कि हम धनुष कहते हैं, कि इंद्रदेव ने अपना धनुष निकाला हुआ है सुखाने के लिए, तो उसे हम कहते हैं इंद्रधनुष। और असल में क्या है, वो प्रकाश की किरणों और वर्षा की बूंदों के संयोजन से प्राप्त होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं किसी चीज़ या बात की इच्छा करने वाला जो व्यक्ति है उसको इच्छुक कहते हैं, और किन्हीं घटनाओं का अगर कालक्रम से हम वृत्तांत प्रस्तुत करें तो इसको कहते हैं इतिवृत्त। इंद्रियों को वश में करने वाला जो व्यक्ति है उसको इंद्रियजित कहेंगे, जितेंद्रिय भी कह सकते हैं। किसी देश या समाज के सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों इत्यादि का अगर हम क्रमवार ब्यौरा प्रस्तुत करते हैं जो कि बीती हुई है, तत्काल में चलने वाली नहीं, वो तो समसामयिक हो जाएगा। जो बीत गई है उनका अगर हम क्रमबद्ध ब्यौरा पेश करें तारीखों के साथ, तो उसको हम कहते हैं इतिहास। इसके बाद आप देखें इंद्रियों पर किया जाने वाला जो वश होता है उसको इंद्रिया निग्रह कहा जाता है, जबकि इंद्रियों से परे या इंद्रियों की पहुंच से बाहर जो चीज़ है उसको इंद्रिया तीत कहा जाता है। यहाँ पे ती नहीं बल्कि तीत होगा। और देखिए जो इच्छा के अधीन है वो इच्छाधीन या ऐच्छिक है, और इतना ही पर्याप्त है अगर आपको कहना है तो आप कहेंगे इत्यलम, भले ही कोई समझ ना पाए। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए जिसकी ईप्सा या इच्छा की गई हो वो ईप्सित होता है, और दूसरों की उन्नति देखकर जो जले वो ईर्ष्यालु होता है। दूसरों की उन्नति अगर आप नहीं देख सकते हैं तो आपके मन का ये भाव ईर्ष्या कहलाता है। और पूरब और उत्तर दिशा के बीच का, मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच का जो एंगल होता है, कोण होता है, उसको हम कहते हैं ईशान कोण। ठीक है, और बाकी जो डायरेक्शन है वो आपको मालूम है, जैसे कि आपका नॉर्थ और वेस्ट वाला जो पोर्शन है उसके बीच में जो कोना बनता है उसको क्या कहते हैं, उसको वायव्य कहते हैं। ऐसे ही बाकी दो भी। अच्छा, अब यहाँ देखें छोटे ऊ से, वो बाकी दो जो है या सभी कुछ इसमें आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ एक साथ उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। छोटे ऊ वाला देख लीजिएगा। जिस पर किसी काम का उत्तरदायित्व हो उसको कहते हैं उत्तरदायी, और जिस पर उपकार किया जा रहा हो वो उपकृत होता है। उपहास के योग्य है तो वो उपहासनीय है, या फिर हास्यास्पद भी आप कह सकते हैं। इसके बाद गांव में कहते हैं हंसी का पात्र। अब यहाँ देखिए किसी के बाद उसकी संपत्ति या पद को ग्रहण करने वाला व्यक्ति, मतलब उसके बाद तय है कि वही करेगा, तो उसको कहेंगे उत्तराधिकारी। उभयचर किसको कहते हैं, जो दोनों जगहों पर रह सके, यानी पानी में भी और जमीन में भी, जैसे कि मेढक और कुछ पानी के सांप भी ऐसे होते हैं, और कछुआ भी ऐसा होता है। इसके बाद आप देखें जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो वो उच्चतम होता है, और जिसने ऋण चुका दिया हो वो उऋण होता है। इसके बाद देखिए निरंतर ऊपर उठने की इच्छा जो है उसको उदिशा कहते हैं। पर्वत के नीचे जो तलहटी घाटी वाली जमीन होती है उसको उपत्यका कहते हैं। बहुत आगे बढ़ जाने की आकांक्षा है तो उसको महत्वाकांक्षा या उच्चाकांक्षा कहते हैं। और ऊंचे स्वर में आप किसी चीज़ का पाठ कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वोच्चारण। जो भूमि उपजाऊ है वो उर्वरा होती है, जिसका उल्लेख करना आवश्यक हो वो उल्लेखनीय होता है, और जिसका हृदय उदार है वो उदार हृदय होता है। उदार वृत्ति का है तो उदार वृत्ता होता है। परीक्षा में अगर पास हो गया व्यक्ति तो उसको कहते हैं उत्तीर्ण हो गया। कुछ और है यहाँ आप देखें तो जो ऊपर कहा गया है, इतनी सारी बातें हमने ऊपर कही ना, तो ये सब क्या है, ये ऊपर युक्त है। और जो किसी नियम का पालन नहीं कर रहा है वो एक नंबर का मनबड़ है, यानी उच्च श्रृंखल है। जैसे कि तत्सम, ये तो तत्सम आपने देखा उच्च श्रृंखल। तद्भव इसका क्या होता है, उजड्ड होता है। अब यहाँ पे आप देखें जो धरती फोड़कर जन्मता है उसको उद्भिज कहते हैं। अब ऐसा कौन इंसान पैदा हो गया, तो इंसान ऐसा नहीं करता है, ऐसा जो पौधों के बीज होते हैं वो करते हैं। पेड़ से बीज फल के रूप में गिरता है, फिर उसमें से बीज अलग होता है, जमीन के अंदर मिट्टी में वो दब जाता है, जब नमी पाता है तो वो जमीन को फोड़ कर निकलता है, इसीलिए पेड़ों को भी उद्भिज कहा जाता है। और जो छाती के बल रेंगता है उसको उरग या सर्प कहते हैं। तो यहाँ पर ये मॉड्यूल समाप्त होता है। तब तक के लिए नमस्कार।